बचपन से मुझे जानवर पालने का शौक था। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। एक दिन अब्बा से जिद की कि मुझे बंदर लेना है। अब्बा बाजार गए और मुझे बंदर लेकर दे दिया। उस दिन मुझे पता चला हर जानवर पालतू नहीं होता। नाम तो बताओ अपना। क्यों बताऊं? आज तुम नाम पूछ रहे हो, फिर कल मेरा नंबर मांगोगे। तो दे देना नंबर। क्यों दूंगी मैं नंबर आपको अपना? क्योंकि तू एक जमादार है, जमादार। और जमादार गरीब होता है और गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। मुझे कश्मीर जाने का बड़ा शौक है। ऐसे सब कहते हैं कि जन्नत जैसा लगता है। कितने पैसे चाहिए होते हैं कश्मीर जाने के लिए? दरअसल मुझे एसी वाली ट्रेन में जाना है। बिना एसी वाले के में जाऊंगी तो फिर तो हालत ही बुरी हो जानी है। यार दाऊद, इंसान का बच्चा बन। सनम के साथ बैठा हुआ था, पप्पी होने लगी थी मेरी। अच्छा हुआ ना तुझे जगा दिया, वरना तेरा ट्रक कल्टी हो जाता। जिंदगी ऐसी है मेरे दोस्त। अभी आए थे, अभी निकल लिए। हाँ, लाखों रुपया कमा लेती है नौकरी से तुम। कश्मीर जाने के पैसे जमा नहीं हो रहे, मुझे खिलाओगी? दूर रहो मुझसे जॉन, मुझे तुमसे ना डर लगने लगा है। ऐसा मत करो मानिया। अपनी जान पे खेल के बचाया मैंने तुझे। ये सलाह दिया तूने, होंठ फाड़ दिए मेरे। एक बार खून का दाग जम जाए ना तो फिर उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, आज भाई बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि आज वाले गेस्ट जितने भी आए हैं मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने इनके साथ बड़ा एक अरसा गुजारा है लाइफ का। और हमारे साथ हैं बाबर अली, जॉन के डायरेक्टर। आइए इनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे। ये पॉडकास्ट 3 घंटे की भी हो गई तो कोई टेंशन नहीं है भाई। सही है? खैर हो गया। तो कैसे हैं आप, पहले बताएं। मैं ठीक हूँ और आई थिंक फिल्म आ रही है तो इस वक्त ये बातें करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है ना? और निहायत ही एक्साइटेड हूँ मैं। तो मतलब मेरे अब तो रातों को नींद नहीं आती कि क्या होगा क्या होगा। मैं तो अभी से सोच रहा हूँ कि कैसे आवाम का रिएक्शन क्या होगा। अच्छा मुझे बताएं कि भाई जॉन, आपने शुरू की इसको लिखने की कहानी या ये सोच कैसे ये लिखी आपने? मैंने लिखी है, खुद लिखी है। वाह। तो कैसे शुरू हुआ, क्यों सोचा ऐसी कोई कहानी? हालांकि मतलब बिल्कुल ही अलग है, आपको भी पता है ऐसी फिल्में भी नहीं बन रही पाकिस्तान में। तो वाई दिस स्टोरी, वाई? यार इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट या सिनॉप्सिस कह लो, वो जो पहला आइडिया था वो तकरीबन कोई 7-8 साल पुराना है। अच्छा। जब जॉन मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगा और तब से मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि इस फिल्म को बनाऊँ। तो इट्स बीन लाइक अ ड्रीम फॉर मी। तो मेरे लिए तो समझो जैसे तुम्हें रातों को नींद नहीं आ रही, मुझे तो बस दिन में भी नहीं आ रही। दिन में तो नहीं, दिन में थोड़ा बहुत सो जाता हूँ मैं। नींद चाहिए होती है। खैर, लेकिन कहानी जो है वो जो जितना मैंने फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ा है, स्टोरी टेलिंग के बारे में पढ़ा है, तो कहानी वो बताओ जो बताए बगैर आपके लिए ना जीना मुश्किल हो जाए। तो मैं तो मैं अगर जिंदा होना तो सिर्फ ये कहानी बताने के लिए। वाह, तो इतना डेडिकेटेड है। बहुत करीब है मेरे दिल। थोड़ा अंदर जाए ना इसके कहानी के। हम अब वो स्पॉइलर तो नहीं मांग रहे, बट कोई तो वजह होगी कि आपने सोचा कि यार ये एक आपने अब इतना तो रिवील हो चुका है कि जो मेन कैरेक्टर है वो एक क्रिश्चियन क्लास से ताल्लुक़ रखता है। तो ऐसा क्यों? ये भी बड़ा अजीब था। मतलब ऐसी तो कुछ नहीं मना पहले। मैं ना बचपन से बड़ा ही एक चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने वाला बच्चा, और जिस तरह के हालात में मेरी जो है वो अपब्रिंगिंग हुई है, तो मैंने ना बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। तो हमारे स्कूल में ना जेनिटर्स जो जमादार होते हैं, सही, क्रिश्चियंस, मोस्टली क्रिश्चियंस ही होते हैं, तो उनको मैं बहुत ऑब्ज़र्व करता था और कुछ से मेरी दोस्ती भी होती थी। तो उनको मैं देखता था कि वो बिल्कुल ना खामोश, रिजर्व, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं। कुछ उनमें भी होते थे फंटर, एक दो को छोड़ के, बाकी मोस्टली जो है ना बड़े रिजर्व से। तो मैं सोचा था ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे साथ ना पता है स्कूल में ना हम भी बड़े फंटर थे सही। लेकिन थोड़ी बहुत इनके लिए हमदर्दी थी दिल में, लेकिन कुछ तो बहुत ज़्यादा थे। तो इनके साथ जो जो हरकतें करते थे ना हमारे साथ के लड़के कुछ, तो वो मैं देखता था। और वो पीछे से आगे से ना
कुछ नहीं बोलते थे, खामोश, कोई जवाब नहीं देना। तो वो चीज़ एक कहीं मेरे दिल में थी। और जॉन जो है आई थिंक सिर्फ जॉन का कैरेक्टर नहीं है, जो दूसरा कैरेक्टर है, दो दुनियाएं हैं बेसिकली। एक ये दुनिया है और जो दूसरी दुनिया है जो कराची की दुनिया है, जो वायलेंट है। सही है, जितना वायलेंस है, गुस्सा है, खून खराबा है, जो इस सिटी का एक नेचर है, वो दो फोर्सेस हैं। तो वो चीज़ मेरे जहन में चलती रही। मैंने दोनों चीज़ें बहुत करीब से देखी हैं। सही है। तो उनका मैंने सोचा अगर ये दो दुनियाएं बिल्कुल ऑपोजिट, कि एक तरफ इतना ही शोर शराबा और मतलब मार धाड़, और एक तरफ बिल्कुल खामोशी, डर, खौफ, अगर ये दो दुनिया आपस में कोलिजन अगर इनका करा दो तो क्या रिएक्शन होगा। तो उस रिएक्शन को फिगर आउट करते हुए मुझे मतलब ये 6-7 साल से मैं स्क्रिप्ट पे लगातार काम करता रहा। सही। तो बनाने की मैंने बहुत दफ़ा अटैम्प्ट किया कि मैं बनाऊँ इसको, बहुत छोटे लेवल पे। जब मैं यहाँ कराची में काम कर रहा होता था तो जिस प्रोडक्शन हाउस में था उनको मैंने पिच की, मैंने कहा बनाते हैं। उन्होंने बोला यार नहीं, हम ये नहीं बना रहे, हम कुछ और कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और वो उस वक्त ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे बनानी फ़िल्म ही थी। तो मैंने अपनी पूरी जो ज़िंदगी लगाई है अब तक की, वो समझें इस फिल्म के लिए लगाई है कि ये फिल्म मैं बना लूँ। आपका वैसे फिल्म मेकिंग से ताल्लुक़ था पहले? मैं 2011 में गया था, एक यूएस का एक्सचेंज प्रोग्राम था, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, इमैनुअल नाम था उनका। तो यूएस एक्सचेंज का प्रोग्राम था, वो था स्पेस कैंप के बारे में, साइंस के बारे में। तो मैं साइंस में स्टूडेंट बड़ा अच्छा था, तो साइंस में भी इंटरेस्ट था। तो वहाँ मैं गया नासा स्पेस कैंप। तो गया तो मैं एक तरीके से साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेस के बारे में चीज़ें जानने के लिए, लेकिन वहाँ से रास्ता बिल्कुल ही अलग हो गया। क्योंकि जब उससे इंस्पायर हुआ, मैंने देखा यार कैमरा है उसके पास। डॉक्यूमेंट्री से नहीं, वो बंदा था फिल्म मेकर था, जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स होते हैं ना, तो वो शॉर्ट्स ले रहा था, वो हमारी एक तरीके से वीडियो बना रहा था कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, जो हमारी जर्नी है वहाँ पे। कि पाकिस्तान से 5 लोग सिलेक्ट हुए थे, तो वो लोग आए हैं यहाँ पे, उनका कैसा एक्सपीरियंस है। तो उससे मैं कैमरे के बारे में पूछ रहा था, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, कैसे शॉट्स ले रहे हो, कभी वो हाथ के क्लोजअप्स ले रहा है, कभी वो चेहरे पे आ रहा है, इतना सारा उसके पास गियर, ट्राइपॉड्स, ये वो फलाना ढिमकाना। तो बड़ा अमेरिका जाके तो वैसे भी बंदा जो है ना क्यूरियस हो जाता है क्या हो रहा है। हाँ, तो मैं बड़ा क्यूरियस हुआ। तो खैर फिर मैंने वापस आया, तो मैंने यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि फ़िल्म मेकिंग क्या होती है। सही है। क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपोजर फिल्म से रिलेटेड उस टाइम था नहीं, और इतनी ये यूट्यूब भी इतना नहीं था। वो पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें जो है ना बाद में आई हैं थोड़ी सी। तो लेकिन मैंने फिल्म मेकिंग के बारे में पता किया, एडिटिंग कैसे होती है, शॉट्स कैसे होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, मिड शॉट क्या होता है, ये तमाम चीज़ें पता चली मुझे। तो फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, पहली अपनी ज़िंदगी की। अच्छा। उसका नाम भी ज़िंदगी रखा था मैंने। बहुत छोटी फिल्म थी। एक दोस्त से कैमरा बोरो किया मैंने। एक दोस्त था जिसके पास कंप्यूटर था, मेरे पास नहीं था, तो उसको मैंने रोल दे दिया। मैंने कहा भाई आ जाओ फिल्म में, मैं फ़िल्म बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मजाक भी उड़ाया, भाई बाबर को क्या हो गया, फ़िल्म बनाएगा। तो 10 मिनट की मैंने एक फ़िल्म बनाई, स्कूल में प्रोजेक्टर पे मैंने लगाई। तो वो जो रिएक्शन मिला ना मुझे, तब मैंने बोला यार यही करना है यही करना है। वो जो पूरा प्रोसेस था ना कि आपने एक कहानी सोची, सही है, शूट की, बनाई, और उन किरदारों के थ्रू आपने एक आवाम को कनेक्ट किया। हाँ, वो पूरे जब आप मतलब प्रोसेस जब गुजर गया, उसकी जो फिर एंड में जो चस आई, ओए मैंने कहा जो लोगों का रिएक्शन देखा आपने, तो वहाँ से। क्योंकि उससे पहले ये था कि मैं काफ़ी वो मैंने बताया बहुत अच्छा स्टूडेंट था, तो मेरा टीचर्स की नज़दीक ये था कि इसका फ्यूचर ब्राइट है और इसने आगे जाना है। पढ़ कैसे क्या रहे थे वैसे आप? मैं उस टाइम तो साइंस पढ़ रहा था, बायोलॉजी। अच्छा। हाँ, फिर 9th में आई थिंक, फिर उसके बाद प्री इंजीनियरिंग चूज़ की हमने। मैट्रिक और वो इंटर वाला सीन था हमारा। तो ये तब की बात है, ये शॉर्ट फिल्म तब बनाई थी। तो इंजीनियरिंग समझे छोड़ के ना, मुझे ये था कि ये आगे लोग यही समझ रहे थे, टीचर्स वगैरह, हमारी काउंसलिंग बड़ी होती थी। क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वो है कोरंगी एकेडमी, इन्फाक फाउंडेशन एक है, आगा हसन आबदी एक बैंकर होते थे BCCI बैंक के, तो उनका एक प्रोजेक्ट था ये कि एक हमारा जो इलाका था वो समझे बड़ा ही कराची का एक कोस्टल एरियाज़ पे बहुत से छोटे छोटे गोट हैं। सही, हाँ, रेडी गोट, हली गोट। तो उन गोठों में से एक गोट में मैं रहता था, तो वहाँ उनका प्रोजेक्ट था। तो हमें उन गोट के बच्चों को उन लोगों ने वो एजुकेशन दी जो कि आई थिंक कराची के बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं होगी। वो टीचर्स तमाम वो थे, एक्सपोजर वो मिला। अच्छा। कॉम्पिटिशन्स होते थे हमारे इन तमाम बच्चों के साथ, तो उनका बड़ा फोकस था हमारे ऊपर।
सही। तो जब मैंने फिल्म्स बनाना शुरू की ना, तो तब उनको वो बड़े कंसर्न थे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है भाई, पैसे लगाए फिर उन लोगों ने। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है भाई। तो मेरे पेरेंट्स को बुला के समझाया गया कि इसको बोलो कि स्टडीज़ पे फोकस करे और तमाम चीज़ें करे। खैर मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई मैं स्टडीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, आपको वो पूरी तमाम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये तो मैं एक साइड पे मेरा शौक़ है, मैं कर रहा हूँ। सही है। तो खैर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर ये डिसाइड कर लिया कि यार फिल्म्स ही बनानी है, क्योंकि कुछ शुरू से है कि यार ज़िंदगी क्या है सोचता है इंसान। हाँ, तो मैं बहुत पहले से सोच रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लेवल्स की ज़िंदगियाँ देखी हैं, बहुत जो गुर्बत वाला टाइम भी देखा है और बहुत ट्रैवल भी बहुत किया है, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हर तरीके के लोगों के साथ बैठा हूँ। तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि किरदार, कोई भी, हर इंसान एक किरदार होता है ना। सही। तो उसके जहन में क्या चल रहा है, वो सोच कैसे रहा है, उसका पास्ट पूरा क्या है, तो वो तमाम चीज़ें ना वो फिर कहानी आपको बतानी है आगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो ये कहानी तो बताई आपने जॉन की, जो हम देखेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ डायरेक्टर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉनरा ऑफ फिल्मों पे ही काम करते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि एक टाइम जब आता है तो वो कहते हैं यार इससे बस हो गई, अब कुछ और करेंगे। जैसे अपना रोमांटिक फिल्में बना रहे थे चोपड़ा के पूरे ख़ानदान, फिर धूम बना दी कि एक्शन भी हमारा देख लो। तो इस तरह का मतलब वर्सटाइल होने का ऐसा सीन है, या फिर एक ही को करना है और उसी में स्पेशलाइजेशन करनी है? नहीं, कहानियाँ तो बहुत सारी हैं। हाँ, आप बोर हो जाते हो ना। अच्छा। हाँ, ये तो मैंने जितनी बातें की ये एक एंगल से की हैं, बट दूसरा एंगल ये है कि अगर ऑडियंस से कनेक्ट करना है ना आपको, तो आपको ऑडियंस को भी समझना है। सही है। ठीक है, आप अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं बता सकते उनको, आपको उनसे कनेक्ट करके उनके लेवल पे आके उनसे बात करनी है। बीच में आप अपनी कोई बात जो आप कहना चाहते हो वो आप कह दो। तो आई थिंक तमाम जॉनराज जो है ना एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, बट वो अगेन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। मैंने शॉर्ट फिल्म्स बहुत सारी बनाई हैं, बहुत सारी, क्योंकि मुझे ये था कि फीचर लेंथ बनानी है तो 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, तो उसमें मैंने कॉमेडी भी की है, यू नो, लव स्टोरीज़, तमाम चीज़ें, तमाम जॉनरास को एक्सप्लोर किया है। लेकिन बस एक कुछ स्टाइल भी बन जाता है कुछ फिल्म मेकर्स का। साइंस फिक्शन कब बनने लग जाएगा, वो कब बनाएगा? मैं या वैसे पाकिस्तान में, क्योंकि कल मैं देख के आया हूँ फ्लैश, हाँ, उससे पहले गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी देखी, फिर कौन सी देखी थी हमने, ट्रांसफॉर्मर्स देखी। नहीं कहा यार ऐसा कब बनेगा यार वो लार्जर देन लाइफ बहुत अमेजिंग काम हो रहा है दुनिया भर में। बट अगेन यू नो, मतलब मैं अब ये फिल्म है, अगर पसंद आती है लोगों को, कनेक्शन बनता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। हाँ। थोड़ा लंबा ये सफ़र है। हाँ, लंबा सफ़र है, लेकिन जितने अभी देखो IMDb पे जाते हैं, जॉनराज पे देखते हैं, तो 22 तो कोई जॉनराज होते हैं, बहुत है ना। हर जॉनरा का फिर सब जॉनरा है, अब तो जॉनराज आपस में मिक्स हो रहे हैं, होते हैं, फैंटेसी मिक्स हो गई, ड्रामा के साथ, ये इसके साथ उसके साथ। वो तो टैग्स हमने दे दिए हैं, जॉनराज हमने बना दिए हैं। फिल्म मेकर बना रहा होता है, ऑफ कोर्स वो कुछ चीज़ें होती हैं जो वो फॉलो कर रहा होता है, सही है, बट एज सच कोई करते हुए कोई आपको ये नहीं होता कि यार मैंने इसी जॉनरा की फिल्म सोचनी है। अच्छा। क्योंकि वो तो दिमाग में ना, क्रिएटिव इंसान के कुछ भी आ जाए, वो कहानी सोचता है और कहानी का कोई ना कोई टेस्ट बन जाता है कि ये इस तरह की बन गई है। उसको फिर आप डेवलप करते रहते हो। सही, बट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, नहीं, सुपर हीरो रजा समो। ओए क्या बात है। मेरा नाम क्या होगा? सुपरामैन। नाम क्या होगा मेरा? सुपर हीरो बना, बमुरामी मैन। अच्छा, कास्टिंग पे आते हैं इसकी। ये बहुत सारे, मेरा तो नहीं, लोगों के बड़े सवाल हैं, मैं तो इसका हिस्सा रहा हूँ। कास्टिंग आपने ऑब्वियसली आप कह रहे हो पूरी ज़िंदगी लगाई है मैंने इस फिल्म पे, तो बड़ा सोच समझ के आपने कास्टिंग भी की होगी कि ये कैरेक्टर इसको दिया जाए, इसको दिया जाए। इसका क्या प्रोसेस था कि आपने जॉन के लिए आशिर को चुना, फजल के लिए मुझे चुना, दाऊद के लिए सलीम भाई को, और मारिया के लिए रुमैसा को? कैसे आपको लगा कि ये सही बैठेंगे? या देखो, मैंने अगर 6 साल लगाए ना स्क्रिप्ट पे, ये नहीं कि मैंने 6 साल लगातार बैठ के मैं रोज़ लिखता था, बट ओवर द टाइम चीज़ें डेवलप हुई हैं, ड्राफ्ट्स पे ड्राफ्ट्स, कोई 12-15 ड्राफ्ट्स हुए हैं, तो वो कैरेक्टर्स मेरे जहन में थे तमाम चीज़ें। लेकिन मेरे हिसाब से ना एक कैरेक्टर तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक एक एक्टर के साथ आप बैठ के उस किरदार के ऊपर डिस्कशन करके वो किरदार उस एक्टर के थ्रू आप सामने ना देख लो, तब तक वो कैरेक्टर कंप्लीट नहीं है। क्योंकि आपने एक सांचा बना दिया, अब आपको एक चाहिए कि यार किस में डालें ये, तो तब जाके वो कंप्लीट होता है। तो बहुत सोचा था,
इन चीज़ों के बारे में। कास्टिंग का प्रोसेस तकरीबन 6 महीने का था। तो सबसे पहले तो तुम्हारी कास्टिंग हुई थी। अच्छा चलो पहले मेरी बात तुम्हारी बात कर लेते हैं। सही। तो वो जो कैरेक्टर था ना वो मैं दिखाना चाहता कि कराची में ना मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग आके, क्योंकि कराची में मैं ख़ुद बलोच हूँ, ठीक है, यहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, सिंधी हैं और कश्मीरी हैं, तो मिनी पाकिस्तान है। तो फजल का कैरेक्टर जो सिंध से आया हुआ है, तो मुझे बंदा ऐसा चाहिए था जो सिंधी एक्सेंट हो या आता हो या सिंध का बैकग्राउंड हो। बट हमारे यहाँ थोड़ा सा ये होता है कि सिंधी दिखा रहे हो आप तो आपने भाई वो तमाम कड़क उसका एक्सेंट दिखा देते हैं, टोपी भी लगा देते हैं उसको, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ही उसको बना देते हैं। तो मैंने दिखाना था सिंधी जो कराची का हो, सिंधी जो कराची का। तो मेरा एक्सेंट भी कहीं ऐसे बीच में ही है, बीच में ही है। हाँ। तो ये है कि मुझे लगा कि ये थोड़ी सी जो चीज़ें ना आसान, और जो कैरेक्टर में जो उसकी कॉमिक टाइमिंग है, जो डायलॉग्स हैं, जिस तरीके का वो बंदा है आज़ाद, उसका खुला डुल्ला, काम तो बहुत किया उस पर, बट वो चीज़ें ना मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी, मुझे नज़र आई। असल में ना एक्टर्स का मसला ये कि जिस तरह की, क्योंकि एक्टिंग भी ना अच्छी एक्टिंग बुरी एक्टिंग थोड़ी सब्जेक्टिव होती है। सही है। बट जिस तरह की फिल्म्स मैंने देखी हैं, जिन लोगों से सीखा है, तो मैं जो है ना बड़ी सटल और बड़ी नेचुरल और बड़ी ऑथेंटिक परफॉर्मेंसेस प्रेफर करता हूँ। तो जो ज़्यादा ट्रेंड एक्टर्स होते हैं ना उनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि उनको पहले अनट्रेन करना पड़ता है, फिर उनको ट्रेन करना पड़ता है। तो मैं ना बस कोई चीज़ है जो मैं देख लेता हूँ कि यार ये बंदा इस कैरेक्टर को कर सकता है। सही है। तो वो यूट्यूब पे तुम्हारा मैंने कुछ काम देखा था, मैंने कहा इसमें है लड़के में, और वही है ना कि रॉ है। हाँ। लेकिन यूट्यूबर तो सही है, ठीक है, मैं समझ गया। यूट्यूबर बहुत सारे हैं जो कॉमेडी भी कर रहे हैं, वो भी छोड़ो, लेकिन आपने मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखी, तो हर यूट्यूबर एक अच्छा एक्टर तो नहीं हो सकता। आपको ये कैसे अंदाज़ा हुआ कि ये लड़का एक्टिंग भी कर लेगा और अच्छी? क्योंकि लोगों ने शायद, मेरे फैंस ने तो शायद ना कहा हो आपको, लेकिन शायद इंडस्ट्री से या दोस्तों ने भी तो कहा होगा यार ये थोड़ा रिस्क है कि एक यूट्यूबर है, उसका बैकग्राउंड नहीं है। जैसे हम पहली दफ़ा जब सलीम भाई से मिले थे, कैसा इंटरेस्टिंग वो एक वाक़या था। सलीम भाई के पास जब हमें ये पिच करने गए थे फिल्म, मैं भी था आपके साथ, तो बोला कि ये जी फिल्म है, इसमें फजल का कैरेक्टर इसका है। ये कौन है? अब वो नहीं देखते यूट्यूब भाई लोग, आप जाके कुछ ऐसा नहीं बोलना, सलीम भाई नहीं देखते यूट्यूब, मेरी वीडियोस एटलीस्ट तो नहीं देखते वो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो वो नहीं जानते थे, तो कह रहे ये कौन है? कहा ये यूट्यूबर है। तूने थिएटर किया है? कहा नहीं। ड्रामा किया है? तो इसने तो कुछ किया ही नहीं है। बट स्टिल ना बाबर को कॉन्फिडेंस था इस पर कि ये कर लेगा। तो ये कॉन्फिडेंस वही कैसे आया ना, जैसे सलीम भाई भी स्केप्टिकल हो रहे थे और भी लोग हो रहे होंगे, आपको कैसे आया कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने ना शुरू से काफ़ी काम शुरू का जो है मेरा, मैंने नॉन एक्टर्स और अनट्रेंड लोगों के साथ किया है। सही। तो मैं उनसे परफॉर्मेंसेस का मुझे होता है कि यार ये बेहतर और रियलिस्टिक, क्योंकि इटालियन न्यूरलिज्म मैंने बड़ा उसको फॉलो करता हूँ। उसमें वो करते ही ऐसे थे कि जो जैसे अगर बाइसिकल थीफ एक फिल्म है, तो उसमें अगर एक ऐसे बंदे का कैरेक्टर है जो एक फैक्ट्री वर्कर है, तो वो एक रियल फैक्ट्री वर्कर को ढूंढते थे जिसमें थोड़ी बहुत सलाहियत हो एक्टिंग की, उसके साथ वर्कशॉप्स करके, क्योंकि उसमें वो फिर वो उसके लुक में, उसकी आंखों में, उसके बात करने के तरीके में वो तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। आधा काम हो जाएगा, आधा काम आपका हो जाएगा। तो ट्रेंड एक्टर्स भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, बट ये भी एक अप्रोच है, वो भी एक अप्रोच है, तो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। तो आई थिंक हर तरह की अप्रोच को ना देखना चाहिए इंसान को। तो मैंने जो देखा, मैंने तुम्हारी वीडियोस, क्योंकि तुमने अपनी वीडियोस में ना एक्टिंग की हुई है काफ़ी सारी, शॉर्ट फिल्म्स भी की हुई हैं पुरानी जो कुछ खुजली की हैं तुमने। ये सिर्फ नहीं कि तुम सिर्फ व्लॉग्स कर रहे हो या कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो डायरेक्टर होता है इंसान, तो उसका विजन होता है, वो समझ जाता है। बट हमने ऑडिशन भी किया तुम्हारा, फिर तुम्हारी वर्कशॉप्स हुई साथ में। तो वर्कशॉप्स में भी तुम्हें याद है कि और भी काफ़ी सारे एक्टर्स थे, उसमें से कुछ सर्वाइव नहीं कर सके। हाँ, तो वो उसमें भी पता चल जाता है ना जब आप करते हो आके। सही है। आप कराची आए तो वो पूरा प्रोसेस था, उसमें पता चल जाता है इंसान को कि यार ये तो या तो इसने बहुत चीज़ उठा दी है या फिर ये नहीं कर पा रहा, तो आपने उठा दी थी। वाह यार। ऐसे बाकी कैरेक्टर्स पे आते हैं, उससे पहले बीच में मेरा एक सवाल उठा है कि आपने बोला जो ट्रेंड एक्टर्स हैं उनको अनट्रेन करना पड़ता है, तो ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए टेक्निकली कि अगर जो ट्रेंड एक्टर है
तो उसकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा होना चाहिए कि डायरेक्टर जो चाह रहा है उसको उतना ही देना है और वैसा ही देना है। ट्रेनिंग में मेरे ख्याल से ये हिस्सा होना चाहिए। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि पहले उनकी ट्रेनिंग वो थोड़ी सी टोन डाउन करनी पड़ती है और फिर जाके आपको प्रोडक्ट मिलता है? तो ऐसा क्यों? क्या ट्रेनिंग में कोई गड़बड़ी आ रही है? ऐसा हो यार क्यों रहा मुझे है? ना इन जनरल ये बड़ा ख़तरनाक सवाल है। इन जनरल मुझे ट्रेनिंग वाली चीज़ों से ना थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि जैसे फिल्म मेकिंग मैंने जो सीखी है, अब मुझे फिल्म बनानी थी, अब अगर मुझे सीखना भी है, ट्रेनिंग लेनी है, तो मैं किन के पास जाऊँ? फिल्म बनाना सीखने के लिए मुझे टीवी कमर्शियल्स नहीं बनाने हैं, मुझे म्यूज़िक वीडियोस नहीं बनानी, मतलब वो भी बनानी है, बट मेरा अल्टीमेट ड्रीम जो है ना वो है फिल्म बनाना। तो वो मैं कहाँ से ट्रेनिंग लूँ? तो मैंने जहाँ जहाँ कोशिश की वहाँ मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने अपने तरीके से ट्रेनिंग ली। मैंने स्कॉर्सेज़ी से सीखा, मैंने टैरेंटिनो से सीखा, मैंने अनुराग कश्यप से सीखा। सही बात है। अब ऑनलाइन इतनी चीज़ें यूट्यूब पे मौजूद हैं। खैर एक्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगेन फिल्म की एक्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट देन एनी अदर फॉर्म, यू नो, चाहे वो टीवी हो या थिएटर हो। टीवी एक हद तक मेरे हिसाब से काफ़ी करीब है, वो स्क्रीन छोटी हो जाती है, बट आजकल जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें आ रही हैं वो टीवी है एक तरीके का। सही। तो उस पर भी मार्जिन है, बट यहाँ पे कोई फॉर्मल ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे फिल्म एक्टिंग सिखाई जाए। सही। तो जब एक बंदा फॉर एग्जांपल थिएटर का एक्टर है, हाँ, वो आता है तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का तरीका, वो काफ़ी चीज़ें ना, आवाज़ पे इतना सारा काम कर लेता है वो। मतलब आवाज़ अगर आप हो तो वो ऐसे बात है, जी रज़ा साहब आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? डायफ्राम से। हाँ। वो तो वो हर कैरेक्टर में ना वो चीज़ आएगी फिर उसके। अब मुझे अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है। ये थिएटर के लिए एप्लीकेबल तो होगा बिल्कुल, नहीं है, कुछ लोगों के लिए फिल्म के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अच्छा। हाँ, कुछ लोगों के लिए है और मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि फिल्म, कोई फिल्म मतलब ऐसे नहीं है, मैं नहीं बता सकता कि ऐसे फिल्म बनानी चाहिए, ऐसे नहीं बनानी चाहिए ना। सबकी अपनी अप्रोच होती है, सबका स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट होता है। मेरे हिसाब से मैं जिस तरह की फ़िल्म बनाना चाह रहा था, मुझे वो चीज़ नहीं समझ आई थी कि इस तरह की चीज़ें हों मेरी फिल्म में। मुझे रियलिस्टिक रो, जो दुनिया मैंने देखी है, जो इमेजिन की है, जॉन की दुनिया। तलफ़ुज़ की भी एक वो, हाँ, जब हम जॉन के लिए कर रहे थे तो तलफ़ुज़ भी बड़ा सही करना होता है। एक जो थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सही करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सही करते हैं, वही कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा सही करते हैं। तो अगर आपने किसी एक सर्टन लोकेलिटी से बंदा एक कैरेक्टर है तो उसका एक अपना एक थिक एक्सेंट होता है। हाँ, वो उसको कैसे करना है फिर? हाँ, है ना। हाँ। और अभी मैं रिसेंटली थिएटर देख के आया हूँ, बड़ा अच्छा थिएटर था। उसमें अच्छा वो कौन सा बंदा था जो पहले हमने दाऊद चूज़ किया था, कौन थे वो? नाम नहीं लेते, सीनियर बंदे थे। हाँ, नाम नहीं लेते, चले नाम नहीं लेते, ठीक है। लेकिन वो भी उसमें प्ले कर रहे थे। हाँ। तो इंतहाई खूबसूरत थिएटर था वो, बहुत अच्छा था, कॉमेडी था। जो चीज़ें मैंने नोट की कि हाँ बिल्कुल फिल्म और से टीवी से अलग उसकी एक्टिंग भी अलग होती है बिल्कुल। और ये जो चीज़ मैंने नोट की कि जो डायलॉग थे, जो बात थी, एक एक लफ्ज़ सही सुनाई दे रहा है, पूरा तरीके से अदा किया जा रहा है एक लफ्ज़। एंड आई डोंट से कि इट्स रॉन्ग, क्योंकि आप जब थिएटर में बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, तो एक एक को सही तरह से वो अल्फाज जाने चाहिए ताकि उसको समझ आए। और मे बी एक और भी बात है कि थिएटर इज़ वेरी कनेक्टेड टू द लिटरेचर। अगर उर्दू थिएटर हो रहा है तो फिर लिटरेचर में ऐसे कोई आपको मार्जिन नहीं है कि आप कोई तलफ़ुज़ गलत बोल दो। खैर मेरा तो उस पर भी इत्तेफाक नहीं है, ओपिनियन डिफरेंट है। अच्छा, लेकिन उधर नहीं जाते वो। तो मैं भी, चलो ये कॉन्सेप्ट है उनका। हाँ। तो वो इसलिए बड़ा थिक रख के वो रखते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। लेकिन अगेन वो जब फिल्म की बात आती है तो फिर एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए मेरे ख्याल से उनको थोड़ा अनट्रेन, आप जहाँ कह रहे हैं ये वाली वो बात है। हाँ, वो मैंने किया है, बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं थिएटर के, बहुत कुछ आर्टिस्ट हैं, बहुत मैंने शॉर्ट फिल्म्स की हैं उनके साथ। सही है। तो बहुत अच्छा रहा है। इवन हमारी फिल्म में भी हैं कुछ थिएटर एक्टर्स। सलीम मेराज खुद वो थिएटर किया हुआ है। लेकिन काफ़ी लोग फिर वो उसके बाद फिल्म्स करके, टीवी करके, खुद इंसान में होता है ना कि उसने यार किन चीज़ों को जो सीखा है उनमें से कौन सी चीज़ें कहाँ अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि एक बेस तो मिल जाती है अगर आप थिएटर सीख भी रहे हो एक्टिंग के बारे में। बट फिल्म की एक्टिंग इज़ डिफरेंट। लेकिन जनरली जब हमने देखा है
कि जो बाहर थिएटर होता है, जैसे ब्रॉडवे में थिएटर होता है, बेनेडिक्ट वो कुकुम्बर जो है वो भी थिएटर करते हैं, लेकिन वो फिर शेरलॉक भी करते हैं, कहीं पे वो फुल अमेरिकन एक्सेंट मार रहे होते हैं, कहीं बर्डमैन देखी आपने? बर्डमैन भी देखिए। बर्डमैन मैंने देखी तो मुझे लगा यार, मैंने कहा यार ये तो जो प्ले हो रहा है, हाँ, और जो फिल्म की एक्टिंग, क्योंकि वो है ही थिएटर प्ले के बारे में, हाँ, तो जब वो स्टेज पे है तो वो हाँ, थिएटर पे स्टेज वाली एक्टिंग कर रहा है, और उसके बाद उतर के वो फिल्म वाली एक्टिंग कर रहा है, असल रियल लाइफ सही है, जो बैक स्टेज पे आपका पूरा कैमरा जा रहा है। हाँ, तो इतना कोई मुझे खास डिफरेंस नहीं लगा, हाँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे जाओ ना, तो जब थिएटर बहुत पुराना है, मतलब आर्ट की बड़ी रिस्पेक्टेबल फॉर्म है, क्योंकि उस टाइम तो फिल्म वगैरह ये वो तमाम चीज़ें नहीं थी, कैमरे तो बाद में आए, तो लोग कहानियाँ तो सुनाने का शौक और सुनने का शौक तो पहले से, तो लोग खड़े होके स्ट्रीट्स में परफॉर्म कर रहे होते थे, तो ऑफ कोर्स उस टाइम माइक्रोफोन्स भी नहीं थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। बट अगेन इसमें जो है ना, बड़े ओपिनियंस लोगों के डिफरेंट होंगे, तो लेकिन अब चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, थिएटर में भी थोड़ा मॉडर्न हो रही हैं चीज़ें, माइक्रोफोन्स आ गए हैं तो वो इतना लाउडली नहीं बात करते बाहर। अच्छा, हाँ, अच्छा, कुछ लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चीज़ को कि नहीं, हम जो ट्रू फॉर्म है थिएटर की वही रखेंगे। सही है। कुछ लोगों का ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है, बट थिएटर जो है ना, मेरी पर्सनली वो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मुझे नॉलेज शायद लिमिटेड हो। सही है, बट मेरी जितनी नॉलेज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। चलें अब आ जाते हैं बाकी कैरेक्टर्स पे, कि जॉन के लिए मैं भी उस सफ़र में था ही, हमने देखा इतने सारे लोग, भाई जॉन के लिए तो आपने तो ऐसे शिकलिंग नहीं, ये नहीं, तो आशिर पे आके कैसे रुके आप कि ये यार सही रहेगा? कहीं रुकना था, क्योंकि वही ना, तुम साथ थे, तुम्हारे सामने, मतलब ऐसा भी हुआ है कि हमने कोई एक्टर आया 2-3 दिन हमारे साथ, उसने ट्रेनिंग किया भी, और साइड पे रात को तुमने जाके मुझे बोला, यार बाबर भाई क्या कर रहे हो, मैन कैरेक्टर है। ऐसा हुआ है ना? ऐसा बिल्कुल हुआ है, ऐसा हुआ। हाँ। तो बहुत सारे लोगों को हमने ट्राई किया, बहुत सारे लोगों के साथ मैं पर्सनली काम करना चाह रहा था, जो शायद इस कैरेक्टर के लिए ना इंटरेस्टेड नहीं था। बहुत मुश्किल कैरेक्टर है ये इस फिल्म में ना, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल कैरेक्टर है ना, भी इस बात की, वो जॉन का है। हाँ। क्योंकि जब आपको एक्टिंग करनी होती है ना, तो वो थोड़ा सा आसान है, आसान नहीं है लेकिन थोड़ा सा आसान है। हाँ। लेकिन जहाँ आपको एक्शन नहीं करना ना, हाँ, एक्ट नहीं करना, वो बहुत मुश्किल है। यही मैं इस माध्यम के थ्रू अपने लोगों को भी बताना चाह रहा होता हूँ कि सही है, लोग मेरी बहुत ट्रेलर में भी तारीफ़ कर रहे हैं और सब सेट है, लेकिन ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, देखने वाले को जो कैसे क्रेजी कैरेक्टर होता है ना, वो याद भी ज़्यादा रह जाता है, और लोग ये कहते हैं यार इसने क्या कमाल एक्टिंग की। जैसे मिसाल ले लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी, सही है, लाउड कैरेक्टर है, लार्जर देन लाइफ है, और नेगेटिव कैरेक्टर है, तो बहुत तारीफ है उसकी एक्टिंग की भी। लेकिन शाहिद कपूर ने जो एक क्लास रखते हुए जो एक्ट किया है, वो क्योंकि लाउड नहीं है, तो लोग आम आवाम की बात कर रहा हूँ, तो उसको वो देखते नहीं है। या उड़ता पंजाब में उसका लाउड कैरेक्टर था, तो क्या बात हो गई। अपना हमजा अली अब्बासी का मौला जट में, तो लोगों ने कहा भाई ये तो खा गया, फवाद खान को खा गया। यार उसका अपना सीन है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल करने वाली है, उस पर एम्फसाइज भी करूँगा कि यकीन मानो जॉन की एक्टिंग शदीद मुश्किल थी बहुत। वो आपने जिस तरह के, मैं अंदर नहीं जा रहा, कोई स्पॉइल ना हो, लेकिन जो लेयर्स के ऊपर रख के अंदर आपने उसकी कितनी अंदर फीलिंग्स डाली हैं। अंदर लड़ाई चल रही है उसके डर भी है, उसको गुस्सा भी आ रहा है, उसको माइनॉरिटी से भी ताल्लुक़ रखता है, कुछ कर भी नहीं सकता। इस मौके पर वो क्या दिखाए, क्या एक्सप्रेशन, हार्ड टू रीड, मोहब्बत भी चल रही है, तो बड़ा इट्स वेरी हार्ड टू रीड के अंदर उस कैरेक्टर क्या चल रहा है। तो ये बिल्कुल जाके जब आप फिल्म देखें, उस पर बड़ा गौर करना, उस पर आशिर ने बड़ा काम किया और आपने बड़ा उससे जो ना काम करवाया भी है। तो वो भी रिस्क था, मेरी तमाम कास्टिंग ना बड़ा वो भी लोगों की नज़र में था, मेरी नज़र में तो नहीं था। मैंने जब डिसाइड कर लिया कि रज़ा समो ये कर रहा है, तो रज़ा समो ने किया है, सही है, ठीक है। और आशिर का भी जब पहले काफ़ी लोगों के साथ अनश्योर थे हम, चीज़ें चल रही थी, बट इवेंचुअली फिर आशिर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी ना, उसका जो लुक जो चाहिए था, सही है, उस कैरेक्टर के लिए, वो चीज़ मुझे आशिर में नज़र आई। तो कहने को तो चलो वो एक उस जिस तरह का उसका बैकग्राउंड है, लोगों की नज़र में होगा कि शायद यार ये इसको ऐसा कैरेक्टर कैसे दिया, क्या सोच के दिया।
तो बहुत सारे यार, हम जब एग्जांपल्स देने पे आते हैं, जब हम प्रेज़ करने पे आते हैं, तो हम बॉलीवुड की इतनी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स निकालते हैं कि यार इस कैरेक्टर ने रणवीर सिंह ने गली बॉय में क्या गली बॉय बना है। और हॉलीवुड की जब हम एग्जांपल्स देखते हैं, जब पाकिस्तान में ऐसा कोई काम हो, कोई कैरेक्टर एक्टर ऐसा कुछ करे, तो वो हम थोड़ा सा हमारी ऑडियंस, खैर ऑडियंस को यहाँ पे ऑडियंस कहती है कि उसी जगह से उठाते तो सही है। तो वो तो ऑडियंस तो खैर किसी चीज़ पे खुश नहीं होती अक्सर ही करती है। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि फिर उसके लिए ज़्यादा वो चैलेंजिंग होगा, तो उसको क्रेडिट उस बात का भाई उसने बहुत मिलना चाहिए। उसको हम लेके गए, मैंने बताया ना, मैं ऐसा नहीं सिलेक्ट किया उसको, उसका ऑडिशन हुआ है बाकायदा पहले। सही है। फिर ऑडिशन के बाद उसके लुक पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, फिर उसको उन गलियों में लेके गए हम, जिन गलियों में इस तरह के लोग हैं, उनके साथ बिठाया, उनके साथ बात की उसने, पूरा दिन, वो 2-3 दिन उसने गुजारे वहाँ पे उनके साथ बैठ के वहाँ पे चाय पी, खाने खाए, दोस्तियाँ की, उनकी बात करने के तरीके को समझा। सही है। उसके बाद फिर उसका फाइनल मैंने एक और लुक टेस्ट किया, ऑडिशन किया, मैंने कहा यार ओके। फिर मैंने आपको कॉल की थी, जॉन मिल गया। बिल्कुल। तो अच्छा लुक टेस्ट पे थोड़ा आते, बातों से बातें आ रही है। लुक टेस्ट पे आपने सारे कैरेक्टर्स को जो भी है, इनको कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस की कि मारिया को थोड़ा सा ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। फजल के लिए मैं जब आया कराची, एक बीच में एक अरसा गुजरा, उसके बाद आया मैं कराची, तो सलीम भाई भी जो थे आपको कह रहे थे यार इसका लुक तूने सही रखा है, ये ठीक है। मैंने कहा सलीम भाई मेरा लुक टेस्ट अभी नहीं हुआ, तभी हुआ ही नहीं था, तो उनकी नज़र से तो ये हो गया था सेलेक्ट। फिर आपने भी उसका गो एड दे दिया कि हाँ ये चेक है। तो ऐसा क्या हुआ था कि आपने कहा हाँ यार तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है? मेरे साथ क्या ज्यादती हुई? तो ये बंदा है जो सबसे पहले प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। सही। और तुम मतलब टीम जो है ना हमारी तब्दील होती रही, मसले मसाइल थे, बहुत सारे लोग थे, टाइम लग रहा था फिल्म बनने में बहुत ज़्यादा, तो लोग आते गए, जुड़ते गए, कुछ हटते गए। तुम बहुत शुरू से साथ हो और तुम अभी तक माशाल्लाह साथ हो। तो वो जो पूरा टाइम था ना कि तुमने शुरू में तुम आए कराची, उसके बाद 3-4 महीने का ब्रेक, फिर मज़ीद 3-4 महीने का ब्रेक शूट पे फिल्म जाने से पहले, आई थिंक उसमें तुम्हारा भी जो पर्सनली तुमने जर्नी शेयर की आई थिंक अपनी ऑडियंस के साथ, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग की थी ना 10 दिन की एक कैरेक्टर पे, क्योंकि उस टाइम और कोई कैरेक्टर लॉक नहीं था हमारा। सही है। तो सारा फोकस हमारा फजल के ऊपर था। तो जितना हमने काम किया, तुमने मेहनत की उस कैरेक्टर पे, हम घुस गए ना अंदर, तुम फिर निकले नहीं। वो भी किस्से हैं खैर। तो आई थिंक उसके बाद जब तुम गए, उससे पहले हम लुक टेस्ट कर रहे थे कराची में, तो तुम्हारा अभी जैसा लुक है तकरीबन वैसा ही था, या इससे भी ज़्यादा शायद थोड़े पप्पू थे तुम, चिकने। तो हम कोशिश कर रहे थे उस टाइम लुक बनाने की। हमने फटी हुई जैकेट पहना दी मुझे, इन्होंने वो ऐसा लग रहा है कूल है, कहता यार ये तो फटी हुई जैकेट पहनाई है इसको, ये तो कोई डीएचए का लौंडा लग रहा है, तो ये क्या करना है, कूल सम ओवर। मैंने कहा मुझे टाइप दो, मैं गंदा होके आता हूँ ज़रा। हाँ फिर ये गंदा हुआ इस बेचारे का, मेरी वजह से इसका जो है ना यूट्यूब पे आई थिंक वीडियोस आना कम हो गई, हाँ, व्यूअरशिप चली गई, कुछ नहीं हुआ। तो आई थिंक फिल्म के लिए तुमने भी बड़ा सेक्रीफाइस किया, अनसब्सक्राइब हो गए काफ़ी। हाँ बड़ा सेक्रीफाइस किया तुमने। हाँ बिल्कुल मैंने किया है। हाँ और जब ये जो बीच में जब गैप तो मैं फिर तुम इतने जब पागल होके आओगे, मुझे यही तो चाहिए, तब मैंने कहा यार ये तो सही बन के आया, ये अच्छा हुआ। डिले जितने डिले हुआ है ना बहुत अच्छे हुए हमारे लिए, फिल्म के लिए डिले अच्छा साबित हुआ, अच्छा साबित हुआ तकरीबन तमाम। मुझे मतलब ये जो रिलीज तक का जो डिले था ना, जब सब शूट हो गया, सब ओके हो गया और रिलीज अब जाके हो रही, इसके बीच में मैं अपने दोस्तों से भी कहता था कि भाई ठीक है सारी कास्ट ने दिया है, जो सबने दिया है अपना अपना 100%। मैं अपनी फ़िलहाल बात करता हूँ कि फजल के लिए जितना रज़ा ने दे दिया है ना, अभी तक मुझे फ्रूट उसका नहीं मिला, लेकिन मुझे उससे बड़ी उम्मीद है कि अगर ये आया ना तो मुझे उतने ही लेवल का चाहिए, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ न्यूटन के तीसरे लॉ पे बड़ा सख्त किस्म का। बिल्कुल न्यूटन का तीसरा लॉ तो लाइक अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छे काम करोगे तो जन्नत मिलती है ना, बुरे करोगे दोज़ख मिलती है। और उसी उतने ही लेवल का होता है मेरे हिसाब से, जितना पीक आता है डिप भी उतना ही बराबर आता है। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो जैसा डिप मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे भाई साहब वैसे ही पीक चाहिए फिर मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं उस पीक के बस इंशाल्लाह इंतज़ार में हूँ। मुझे नहीं पता कब मिलेगा, लेकिन हाँ बेशक इस मूवी में लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मैं ऐसे ही लॉन्ग टर्म ही इसको मैं देख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि इसी से मिलेगा इंशाल्लाह। बट मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं तो हैवी फ्रूट देगा। तो डिप इतना भाई कुछ बड़ा करने के लिए ना बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। मैंने लिया बहुत सारे रिस्क लिए मैंने, तो आपने लिया बिल्कुल।
क्योंकि जो लोग नहीं लेते ना रिस्क, वो सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ जैसे ट्रेडमिल है ना, उसके ऊपर अगर आप भाग रहे हो ना तो आपको लग रहा है कि आप भाग रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप आगे तो नहीं बढ़ रहे। हाँ लेकिन अगर आप रुक गए तो आप पीछे गिर जाओगे। हाँ। तो आपको उससे भी ज़्यादा तेज़ भागना है। तो रिस्क लेना ज़िंदगी में, बहुत छोटी ज़िंदगी है भाई, बहुत छोटी ज़िंदगी है। क्या कर लोगे? अगर एक साल तुम्हारा डिप नीचे आया तो ऊपर भी जाएगा, तो उसी का तो मज़ा है ना। उसी का नहीं तो अगर वैसे ही चलता रहता, कांस्टेंट एक ग्रोथ हाँ, चलती रहती तो क्या मज़ा है। हाँ। तो अब जरा ये एक्सपीरियंस है ना जिसके बारे में बात कर सकते हो कि यार क्या बात है, मैंने ये किया, बाल बड़े मेरे फड्डे हुए, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। कहानियाँ यार, बच्चों को क्या सुनाएंगे? हाँ। यही तो किस्सा है। मैंने तो इस पॉडकास्ट से पहले भी फजल की बड़ी कहानियाँ मोरू के पॉडकास्ट में इधर उधर काफ़ी शेयर कर दी। खैर इसको फजल को इधर थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करते हुए आगे चलते हैं। लेकिन मुद्दे की बात मैं ये कर दूं भाई, फजल के लिए रज़ा ने बहुत कुछ किया और मतलब ये फिर आपसे है कि आपने वो मूवी देख के ना हमें वो इसी तरह सिला मिलना है। वो एक चीज़ इसको खोलो ज़रा। हाँ। बंद कर रहे थे ना तुम रज़ा का कैरेक्टर। अच्छा। आखिरी बात अच्छा कि ये टीज़र में जैसे लोगों का था ना कि 3 दफ़ा हंस रहा है, हाँ कम आया है। फिर ट्रेलर में भी मतलब थोड़ा ऑफ कोर्स डायलॉग्स हैं, बट मैंने बड़ा कोशिश की स्मार्टली ट्रेलर को कट करने की ना, क्योंकि वो फिल्म ऐसी है ना कि आपको एक्सपीरियंस करनी है कहानी, ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते आप। तो वो फिल्म में जो है ना, जो आपने किया है, जो कैरेक्टर है, वो हम ट्रेलर में ना बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते ऑफ कोर्स। हाँ, सही है। तो ये है कि भाई आपकी ऑडियंस के लिए कि अच्छा खासा मतलब फोड़ दिया मैं सेटिस्फाइड हूँ एज अ डायरेक्टर ना, मैं खुश हूँ। आप सेटिस्फाइड हैं तो इंशाल्लाह। बाकी आवाम के ऊपर, आवाम फिल्म देखेगी, फिल्म तो आवाम के लिए बनी है, तो कुछ लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे वो उनका ओपिनियन है, बट मैं एज अ डायरेक्टर आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं, थैंक यू ब्रोफिस्ट। चलो आखिर अपना नहीं 2 और बच गया। रुमैसा, बाय रुमैसा का भी यार मुश्किल था। मारिया के लिए आपने उसको चूज़ किया। हाँ, रुमैसा का रिलेटिवली आसान था। अच्छा, वजह? क्योंकि जब जॉन हो गया ना, जब तक जॉन नहीं था तब तक थोड़ा से मसले थे कास्टिंग को लेके, लेकिन जब जॉन हो गया तो फिर ऑडिशंस हमने मंगवाए लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से, कुछ सीन्स भेजे हमने। तो वो रुमैसा बड़ी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट लड़की है। वो स्क्रिप्ट पढ़ी उसने, उस तरह की उसने बातचीत थोड़ी बहुत हुई उससे, तो उसने उस तरह की ना फिल्म्स देखी हुई हैं। सही। मसान देखी हुई थी उसने। हाँ। और उसे वो क्या नाम है उस लड़की का, वो एक एक्टर है उसको बड़ी पसंद है। कौन? इंडियन एक्टर है, राधिका आप्टे। देखो कहाँ पहुँचा मैं। कैसे यार, जबरदस्त भाई पता होता है ना। राधिका आप्टे उसको बड़ी पसंद है, तो उसने कहा कि यार उसने स्क्रिप्ट पढ़ के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑडिशंस दे रहे थे, मतलब जो हमारी अप्रोच में थे, कुछ लोगों का आप ऑडिशन नहीं ले सकते ऑफ कोर्स। सही है। तो वो ऑडिशंस दे रहे थे और रुमैसा का जब आया हमने देखा, पहली नज़र में का उसने पूरा लुक बनाया। हाँ। अगेन ये बातें होती है ना, ये हमारे एक्टर्स को समझनी चाहिए। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यार हमें चांस दो, ये करो वो करो। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो आपको अवेल कैसे करना है। सही है। तो आशिर ने बड़ी मेहनत की अपने ऑडिशन पे, रुमैसा ने बड़ी मेहनत की कि उसने पूरा लुक बनाया अपना, मतलब वो चाहती थी तो तैयार होकर कर सकती थी, लेकिन उसने प्रॉपर सीन, पूरा सीन रिकॉर्ड करके दिया। ये भी नहीं कि छोटा सा कोई पार्ट करके दे दिया हो, टाइम लगाया हुआ था उसने। तो वो चीज़ नज़र आ रही थी, डेडिकेशन नज़र आ रही थी, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका हमने जब देखा, बाकी लुक का था मुझे कि थोड़ी शायद वो कैरेक्टर के हिसाब से ना थोड़ी सी ज़्यादा उसका लुक थोड़ा सा क्लीन है। बट जब उसको मिले, उससे बातचीत की, तो मुझे लगा नहीं ये कराची की लड़की है। हाँ, ये कर लेगी। या वो उसमें ये बड़ी खासियत है कि वो एज एन एक्टर बड़ी वर्सटाइल है। उसके ये 2 पीक्स मैंने देख ली। एक तो जब उसने मारिया किया तो वो आया बनी है और समझ आ रहा है कि यार लग नहीं रहा कि रुमैसा है। सही है। कुछ लोग तो जो होते हैं, आपको पता ही है, ट्रोलर बड़े होते हैं, कहते हैं वो रुमैसा विदाउट मेकअप आ गई इस फिल्म में। हाँ, वो विदाउट मेकअप ही थी। और वो हाँ जी, विदाउट मेकअप ही थी जेन्युइन। तो हमने उल्टा और मेकअप उससे लगाया था उसको कैरेक्टर में डालने के लिए। तो खैर बात ये है कि मतलब उसका ये एक उसने कैरेक्टर किया, ठीक है, जो बिल्कुल एक अलग ही डायरेक्शन का है। फिर दूसरा मैंने जो उसका देखा, मुरू की एक शॉर्ट फिल्म में वो आई थी, उसमें फुल ऑन सर, मतलब कि यहाँ गुची का बैग पकड़ते मैं कोई और सही फुल टाइट करके पोनी जैसे ना, यो लोग ये प्राडा वाले ग्लासेस वाली लड़की बनी,
यार ये वही मारिया है, ये जो मारिया बनी है ये वही है। तो ये उसके अंदर बड़ी अच्छी जो है ना एक वर्सेटाइल बात है एज एन एक्टर के, वो निभा लेती है चीज़ों को उस तरह से। कभी आप देखोगे तो आप बोलोगे यार ये तो ये इस जगह कैसे आएगी, लेकिन वो आ जाती है। तो वो उसकी यही तो एक्टर होता है। यही तो एक्टर होता है, बिल्कुल। सलीम भाई के बारे में तो क्या ही कहें। सलीम भाई तो सलीम भाई के पीछे हम लोग काफ़ी टाइम तक लगे रहे, उनका ऑडिशन नहीं लिया हमने ऑफ कोर्स। मतलब उनका था कि यार वो मतलब लेना चाह रहा था मैं, देख लूँ एक दफ़ा। हाँ, बट मैं मिला उनसे, मैंने कहा वो उन्होंने मतलब काफ़ी एक्टर से जब मिलना होता है, बातचीत होती है, तो वो बोलते हैं कि यार जेंडर्स पे आ जाओ, DH आ जाओ, यहाँ आ जाओ। उन्होंने बोला अबे खड्डा मार्केट में नहीं आ रही, ना आ जा, बैठ के बात करते हैं। मैं गया, उनके साथ 3-4 लुंडे होते हैं। हाँ, तो उनके साथ बैठे, बड़े मज़े के इंसान हैं, बहुत मज़े के इंसान है, और बहुत डाउन टू अर्थ, जितना वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने ना कभी नहीं कहा। वो उनको बस ये था कि वो कॉन्फिडेंट नहीं थे मुझ पे, ऑफ कोर्स मेरी पहली फिल्म काम नहीं देखा, काफ़ी लोग नहीं थे। सही है। तो लेकिन उनको कन्विंस किया हमने, और हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनकी डेट्स का बड़ा इशू होता है। माशाल्लाह इतना काम कर रहे हैं, काम बहुत करते हैं। हाँ, काफ़ी काम करते हैं। तो उनको पहले कन्विंस किया, नहीं हम जैसी स्क्रिप्ट है वैसी फिल्म बनाएंगे। फिर उनको कन्विंस किया कि आपके साथ उनकी जो डेट्स वगैरह हैं उनके हिसाब से हमने स्केड्यूल काफ़ी ऊपर नीचे, जो अगेन टाइम लग रहा था ना, वो इन चीज़ों में लग रहा था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कॉम्प्रोमाइज़ हो किसी भी कैरेक्टर पे। तो जब तक जॉन पे हम 100% कन्फर्म नहीं हुए, वो तब तक हमने नहीं किया। इसी तरीके से सलीम भाई का जो कैरेक्टर है, हम चाहते थे वही करें। सही। तो जब तक उनके साथ डेट्स वगैरह हमारी नहीं हो गई, सेटल नहीं हो गई, मतलब मुझे सेट पे सही बताऊं तो किसी से अगर वो हो रहा था ना, आप एक नए बंदे जब आते हो, आप थोड़ा सा शेडो में चले जाते हो किसी हैवी पर्सनालिटी से, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे था डर कि अंडर द इन्फ्लुएंस में अगर किसी को होगा तो वो सलीम भाई थे। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इसकी वजह से मैं एज अ रज़ा में भी अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ सलीम, बट फजल इज़ नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ दाऊद। तो मैंने कहा फजल को दाऊद का फ़ैन नहीं होने देना, वो सफ़र ना करे। तो वो मैंने कोशिश की कि उसको मैं अलग ही रखूं, और उस वजह से इवन सेट पे वो खुद एक इतने अजीम इंसान है कि मैं नया लड़का हूँ। पहले वही बंदे थे जो स्केप्टिकल हो रहे थे कि इसने तो कुछ किया नहीं, फिर वो सेट पे कितनी तारीफ़ें कर रहे थे मेरी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बड़ा ही यानी इंकरेज कर रहे थे। मैं नया लड़का हूँ बेशक। तो खैर जब पैकअप हुआ ना मेरा, तब मैं गया था उनके पास। मैंने कहा था भाई साहब मैं आपको खुल के नहीं बता रहा था, वो इसलिए नहीं बता रहा था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा सलीम भाई करने लग गया तो मेरा कैरेक्टर नीचे चला जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि पैकअप हो गया, मैं आपको वैसे ही बताना चाह रहा हूँ, मतलब वेरी बिग फ़ैन ऑफ यू, मतलब कमाल, आप एक शान हो, इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम हो। तो फिर कहता अरे यार तो कुछ नहीं है ये वो तो ये उनकी बड़ी अच्छी बात थी एज अ सीनियर एक्टर। चलो भाई, ये कास्ट की बातें तो हमने सारों को, इनकी परफॉर्मेंसेस की बातें भी साथ साथ हो गई। अब ये आपने एक नया प्रोडक्ट बना लिया, एक नया जो है ना मसाला डाल के एक नया मटेरियल बना दिया जो विच वॉज वेरी डिफरेंट। उसी दौर इवन जब शूट चल रहा था, या शूट हो गया, आज तक अभी तक हमने इस तरह का कोई चीज़ नहीं देखी सिनेमा में, एटलीस्ट पाकिस्तानी सिनेमा में। तो इस पे रिएक्शन, फिल्म तो आपने बना ली, इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन था, लोगों का क्या रिएक्शन था, इस पे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। अब इंडस्ट्री का तो आपको पता होगा, लोगों का तो ट्रेलर वगैरह से पता लग रहा है वो दे आर वेरी एक्साइटेड। आई वुड से इंट्रिग्ड। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हाँ, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे या उनको नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि वो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। सही है। तो बट दे एवरीवन इज इंट्रिग्ड। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं लोगों की, आवाम की बात कर रहा हूँ। सही है। मैं आवाम से ज़्यादा कनेक्ट करना चाहता हूँ, इंडस्ट्री से ज़्यादा। ठीक है, तो आवाम का मैं देखता रहता हूँ कि क्या रिएक्शन है ना। तो आई थिंक दे आर वेरी इंट्रिग्ड, दैट्स व्हाट आई वुड से, कि एटलीस्ट उनको ये है कि यार ये क्या, अगर आशीष जॉन कर रहा है तो उसने कैसा किया होगा, रज़ा समो फिल्म में एक्टिंग कर रहा है तो क्या होगा, क्या है। आई थिंक दे आर इंट्रिग्ड, विच इज़ आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। बाकी इंडस्ट्री में तो यार जो लोग आर्ट को समझते हैं, सिनेमा को समझते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, उनकी कॉल्स आई हैं, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई हैं।
जो मैं दुबई में काफ़ी टाइम गुजारा है, जितना पैसा जॉन पे लगा है ना वो दुबई में जाके कमाया है मैंने। अच्छा। हाँ, तो दुबई में जाके मैंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत दिरहम लगा दिए। हाँ, सारे लगा दिए। इवन अमेरिका में कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, इन्वेस्ट किया फिल्म में, तो उनका वो बड़े एक्साइटेड हैं और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद मुझे जानते थे लेकिन मतलब 8 साल पहले 10 साल पहले मुझे मिले थे, तो उनकी नज़र में मैं कुछ और था। अब मैंने फ़िल्म बनाई है तो उनका रिस्पॉन्स अब कुछ और है। कुछ लोग बहुत खुल के तारीफ़ें करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो लोग समझते हैं उन्होंने एक एक चीज़ की डिटेल्स में कि यार तुमने जो परफॉर्मेंसेस हैं वो, जैसे एक प्रीमियर पे मिला था मैं, एक इंडस्ट्री के ही बंदे हैं, उन्होंने कहा यार मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो परफॉर्मेंसेस है ना, एक्टिंग, वो मुंह पे नहीं मारी। समझ रहे हो बात? समझ गया। ऐसी एक्टिंग नहीं है कि उठा के आप बता रहे हो कि एक्टिंग की है। वो चीज़ उन्होंने नोटिस की। म्यूज़िक से रिलेटेड ट्रेलर जिस तरीके से कटा हुआ है, एडिट, उसकी बड़ी लोगों ने तारीफ़ की कि वो इंट्रीगिंग है। ऑफ कोर्स ट्रेलर का काम ये होता है कि इंट्रीग करे, ये नहीं कि स्टोरी रिवील ना करे और एक्साइट करे कि लोग आके देखें फिल्म। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, ओवरवेलमिंग। डिफर जो कर रहे थे लोग, जो थोड़ी दूसरी साइड पे थे, तो उनकी क्या दलील, क्या रीज़न क्या थी? You're talking about the people who were not agreeing with this film, या उनको कुछ मसले नज़र आ रहे थे ट्रेलर में, फिल्म में ओवरऑल, या जो मतलब अगर सिंपल बोलें कि यार जो बोल रहे थे कि यार ये तो मुश्किल है चले, वो क्यों ऐसा सोच रहे? ऐसे भी तो मिले होंगे आपको। मुझे तो ऐसे ही मिले हैं। ऐसे मिले ना? उनका जानना चाहूँगा वो क्यों ऐसा सोच रहे थे। वो सही सोच रहे हैं। सही सोच रहे हैं। हाँ, वजह देखो देखो बिजनेस एक अलग चीज़ होती है, आर्ट्स एक, बट फिल्म का थोड़ा सा मसला ही है ना कि ये ऐसा एक आर्ट फॉर्म है ना जिसमें कॉमर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व है। मतलब फिल्म बनाने के लिए ना, आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपको पता है ये जो लाइट्स लगाई हैं, माइक्स हैं, इक्विपमेंट है, इसकी क्या कॉस्ट होगी, तमाम चीज़ें। फिर लोगों की कॉस्ट, तो आप जो भी आप टेक्निकली लोग हायर कर रहे हो तो बहुत कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है। सही है। तो उसमें आप देखते हो कि ऑडियंस को क्या ज़्यादा समझ आ रहा है, क्या डिमांड है। तो उस हिसाब से ना लोगों ने बोला कि नहीं यार ये फिल्म नहीं बनानी चाहिए आपको। तो लोकली तो मुझे इन्वेस्टर्स नहीं मिले यहाँ पे। मैं वही बता रहा हूँ ना कि मैं 7-8 साल पहले से लगा हुआ कि मैं फ़िल्म बना लूँ। काफ़ी लोगों के पास गया था। सही है। तो यहाँ कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि इस तरह की फ़िल्म शायद यहाँ ना चले। मुझे फिर भी अभी भी लगता है कि नहीं यार, अगर कनेक्ट कर लिया ऑडियंस से तो फिर वो ना जॉनरा देखती है ना वो फिर कोई और चीज़ देखती है फिल्म। हम वैसे इस थोड़े से पैराडॉक्स में मुझे लगता है कि हम फंसे हुए हैं। हमारा मसला ये है कि ड्रामा हो, फिल्म हो, जो भी हो, हम कुछ चीज़ें बनाते हैं, उनमें एक चीज़ चल जाती है, हमें लगता है यही हक है और यही सच है और यही चलता है। हम ऑडियंस को वही दिखाते हैं और ऑडियंस भी वो देखती रहती है। इस वजह से हम रुक जाते हैं, हम एक्सप्लोर नहीं करते कि क्योंकि फार्मूला एक नहीं होता, एक फार्मूला नहीं है यार। फिल्म का तो कोई फार्मूला नहीं है। अगर फार्मूला होता तो कोई सारी फिल्म्स हिट बन रही होती, सारी फिर एक ही तरह की फिल्में सिर्फ हिट बन रही। बट मीडियोकर फिल्म्स के लिए मतलब आपको एक सर्टेन कि इतने तो पैसे कमा लेगी फिल्म, वो वाली चीज़ों के लिए ना कुछ चीज़ें हैं फॉर्मूले। सही है कि ये चीज़ें हैं। तमाम चीज़ों से आप, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार कास्ट बड़ी, अब हमारी इतनी बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंट ही हुआ है कास्ट पे हमने जो किया है, ठीक है, वो एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है। तो स्टार कास्ट हो थोड़ी सी और बेहतर चीज़ें हो, कुछ ऑडियंस के साथ थोड़ा सा कॉमेडी हो, थोड़ा सा नाच गाना हो, तो ये डिसेंट आपको एक थोड़ा बहुत बॉक्स ऑफिस, एटलीस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना सेफ होती है। अच्छा, हाँ, इस बात पे मैं इस बात के लिए मैं लड़ा हूँ। सही है। मुझे ये चीज़ मैं एग्री नहीं करता था, बट मुझे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि अब फिल्म बन गई है ना, अब मेरे अंदर का आर्टिस्ट थोड़ा सा ठंडा हुआ है। तो मैं अब एज अ, क्योंकि एंटरप्रेन्योर भी देख रहा हूँ ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, पैसे लगे हुए हैं, मेरे लगे हैं, मेरे दोस्तों के लगे हुए हैं, जो प्रोड्यूसर हैं। अब आपसे मैं वाकई मिल रहा हूँ ना, थोड़ी सी आपकी कुछ जो है ना नई एडिशन हुई है ओपिनियंस में। हाँ यार, इंसान को सीखना चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए, ज़िद्दी नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ों में होना चाहिए, जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए। बट अगेन मेरे लिए ना पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसों के लिए फिल्म बनानी होती तो पैसों के लिए बंदा कोई और काम कर लेता। मैं फिल्म बनाने के लिए, जो मैंने आपको बताया ना कि मैं फिल्म बनाना क्यों चाहता था, मैं जब इस फील्ड में आया हूँ,
मैं तो उस चस्के के लिए आया हूँ, उस एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ ज़िंदगी में। इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। पैसे मैंने कमाए हैं, मैंने आपको बताया ना मैं जिस इलाके से निकल के गया था, हाँ। उसके बाद मैंने दुनिया घूमी है, बहुत सारे ममालिक, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह घूमा हूँ मैं। दुबई में बहुत टाइम गुजारा हूँ, मैंने पैसे कमाए हैं, अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा पहना। तो मुझे ना है कि पैसा मैं कमा लूँगा, सही है। लेकिन मुझे इम्पैक्टफुल चीज़ करनी है कि जाऊँ तो कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाऊँ। सही है। तो वो उसके लिए कर रहे हैं फिल्म। एंड आई थिंक और ऐसा भी होता है वही जो आपने बात की कि सरप्राइजेस मिलते हैं आपको। इवन करण जौहर कहता है उसकी, मैं सबको सुन रहा होता हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। करण जौहर बोलता है कि यार कुछ तो ये हैं कि जॉनराज हैं कि ये लार्जर देन लाइफ चल रहा है अब सिनेमा में, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हॉरर कॉमेडीज चल रही हैं, हॉरर नहीं चलेगा, कॉमेडी अब वहाँ पे इंडिया में नहीं चल रही सिनेमा में इतनी। हॉरर कॉमेडी ना? नहीं, कॉमेडी, सिर्फ कॉमेडी नहीं चल रही। हाँ, वो हॉरर कॉमेडी चल रही है, स्त्री चली बड़ी अच्छी। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो सिनेमा में चल रही हैं। बट अगेन देयर आर एक्सेप्शंस, देयर आर सरप्राइजेस। केरला स्टोरी एक फिल्म आई थी अभी, हाँ, उससे पहले एक आई थी कश्मीर फाइल्स, दोनों कंट्रोवर्शियल कहानियाँ। हाँ, शदीद। हाँ, लेकिन बॉक्स ऑफिस फाड़ दिया उन्होंने। तो वही है, सरप्राइजेस मिल सकते हैं आपको। हाँ, यू नेवर नो। जो चीज़ ऑडियंस से कनेक्ट कर जाए, ऑडियंस को अगर कनेक्ट कर दिया ना आपने, यहाँ पे दिल में उतर गए आप, कैरेक्टर्स आपके कनेक्ट कर गए, फिल्म कनेक्ट हो गई, कहानी कनेक्ट हो गई, तो बस। अच्छा, ये मुझे एज अ व्यूअर फिर मुझे एक चीज़ ऐसी लगी है कि बाहर के फार्मूले तो जो भी हों, क्रिटिक्स क्या भी बोलती हो, किसी चीज़ को रेट करती हो, कम करती हो, ज़्यादा करती हो, लेकिन जो अंदर बैठा है ना, जो देख रहा है, असल जज वही है। और अगर उसको वो बोर हो गया बीच में या डिस्कनेक्शन हो गया, तो ये कितनी भी बड़ी फिल्म हो ना, उसका फेलियर है। आप इस चीज़ से एग्री करते हो? यार मेरा ना, मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, फिल्म मैंने सीखी है, मैंने सबसे ज़्यादा जब मैंने डिस्कवर किया कि स्क्रीन राइटिंग क्या चीज़ होती है, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था एज अ फिल्म मेकर। क्योंकि स्क्रीन प्ले में हम जहाँ थोड़े आके वीक पड़ जाते हैं ना, वो है स्क्रीन प्ले। तो मैंने स्क्रीन प्ले पे बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च की है, पढ़ा है, किताबें पढ़ी हैं। मैं NCA में पढ़ रहा था जब, तो मैं जो क्लासेस होती थी उसके बाद में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बुक्स पढ़ रहा होता था स्क्रीन प्ले की। एक वर्कशॉप मैंने अटेंड की थी, एक अमेरिकन कुछ स्क्रीन राइटर्स आए हुए थे, उन्होंने स्क्रीन प्ले की बेसिक्स हमें बताई। सही। हाँ, इस्लामाबाद में वर्कशॉप हुई थी, ये US गवर्नमेंट वालों ने मुझे बुलाया था कि अटेंड करें आप। तो उन्होंने ना बेसिक्स कुछ चीज़ें बताई थी, बहुत बेसिक चीज़ें हैं स्क्रीन राइटिंग की, कि आपने टेंशन कैसे क्रिएट करनी है, जो आप बात कर रहे हो ना कि वो लूज़ ना हो। वो बेसिक 2-3 चीज़ें थी, उन्होंने बताई थी। वो 3 दिन लगे उन्हें समझाने में हमें। अच्छा। बट जब मैंने मज़ीद उसके बारे में पढ़ना शुरू किया बुक्स में और तमाम चीज़ों में, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा ABC थी, बिल्कुल बेसिक्स। इसकी डेप्थ में जब मैं गया तो उन्हें बहुत टाइम इन्वेस्ट किया कि डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना होता है कैरेक्टर, फिर स्टोरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अच्छा। फिर स्टोरी, फिर टेक्निक, और फिर आता है स्टाइल। बट मोस्टली जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए उल्टा होता है ऐसे कि अच्छा। पहले स्टाइल। हाँ। स्टाइल मतलब कि वही जो फिल्म की टेक्निक्स हैं, कि आप टेक्निक नहीं बट किस तरीके से आप उसको पेश कर रहे हो, आर्ट डायरेक्शन और खूबसूरती, जितने शशके हैं वो स्टाइल में आते हैं। शशके। सही। शशके, उसके बाद टेक्निक, कि आप किस तरीके से एक सीन को किस तरीके से आप दिखा रहे हो, कॉम्पोजिशंस क्या बना रहे हो आप, ब्लॉकिंग क्या है एक्टर्स की, परफॉर्मेंस किस तरीके की है, वो तमाम चीज़ें टेक्निक में आती हैं। ठीक है, फिर आती है स्टोरी। सही है, स्टोरी है कि कहानी, मुद्दा क्या है, कहना क्या चाह रहे हो। सही है। और फिर आता है कैरेक्टर, मोस्टली लोगों के लिए। तो लोग, जब मैं भी था और मैंने ये चीज़ ना उन्होंने बताई थी वर्कशॉप में, और मैंने अपने ऊपर जब डाली ना, मैंने कहा यार मैं तो यही करता हूँ। ऐसे कि आप पहले जाते हो, आप शॉट सोचते हो ना, यार ऐसा शॉट होना चाहिए कि एक लॉन्ग शॉट हो कब्रिस्तान में और ऐसा हो, और बड़ा सिनेमैटिक सा एक बंदा आ रहा है और सही ऐसी बॉडी है उसकी, ये तमाम चीज़ें ना शशकों में आ जाती हैं। फिर आप उस सीन को बनाने के लिए ना आप एक कहानी सोचते हो, यानी वो उसी तरह कैरेक्टर, तो फिर आप कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे कोई बात ही नहीं करता। हालांकि होना वैसे चाहिए जो आपने टेक्निक सीखी। हाँ, तो जैसे काफ़ी सारे जो ड्रामे कनेक्ट हुए हैं, बरीज़ात का, उसके कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम होता है ना, कैरेक्टर उसका इंटरेस्टिंग था, इंट्रीगिंग था, लेयर्स थी। उसी तरीके से हमने कोशिश की है कि हर एक कैरेक्टर उसकी लेयर्स हों।
अच्छा, हम तो परफॉर्म कर रहे थे एज एक्टर्स, हमें तो जो चैलेंजेस फेस हुई, कैरेक्टर करना मुश्किल थे, शूट करना काफ़ी जगहों पे अलग था, मुश्किल था। आप एज ए डायरेक्टर, आप जो कैप्टन ऑफ द शिप चल रहे थे, आपकी भी तो एक अपनी जर्नी चल रही होगी ना, तो उसमें आपको क्या फिर कोई कौन से चैलेंजेस फेस हुए आपको, या ऐसे स्मूथ सेलिंग हो गया भाई चलो जी फिल्म बना ली, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? यार फिल्म इज़ नेवर अ स्मूथ राइड, है ना? चाहे आप जैसी भी फिल्म बना रहे हो आपके पास जितना भी पैसा हो, इट्स नेवर अ स्मूथ राइड, ठीक है। तो आपको किस तरह के आए चैलेंजेस? यार सबसे बड़ा एक तो ये कि मैंने पंगा ले लिया कि मैंने कहानी तो यही सुनानी है, क्योंकि मेरा ये बिलीव था कि मैंने जो मेरे दिल में है कहानी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं वो कहूँ, एटलीस्ट अपनी पहली फिल्म में, बाद में कर लेंगे कॉमेडी शॉमेडी और तमाम चीज़ें वो भी करनी है। बट तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो कास्टिंग का सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम चाह रहे थे कि कुछ एक्टर्स हों जो हमारे साथ हों, बट वो हम नहीं कर पाए। उसके बाद शूट पे, क्योंकि एक सर्टेन लुक मेरे जहन में था फिल्म का, सर्टेन चीज़ें थी जो मैं दिखाना चाह रहा था, तो वो और उसको उस तरीके से दिखाना चाह रहा था जिस तरीके से मैंने देखी है या जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा विज़न है। तो फॉर एग्जांपल नारायणपुरा में हमने शूट किया, तो वो जो लोकेशंस थी वो तमाम वो रियल लोकेशंस हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं, क्रिश्चियंस और इस तरह के लोग रहते हैं, जो एक माहौल है। क्यों, वो बड़ी सिनेमैटिक जगह है, थोड़ा सा स्टाइल वाला सीन है, बट अगेन जो फ्रेम्स में चाह रहा था हों, क्योंकि कहानी पे काम कर लिया, कैरेक्टर्स पे काम कर लिया, आप थोड़ा सा विजुअली आप कितना उसको बेहतर बना सकते हो चीज़ को। तो हम लोगों ने लिटरली जा के ना लोगों के घरों में नॉक किया कि यार, दूर से मैंने देखा यार क्या इंटरेस्टिंग घर है ये, क्या कलर्स हैं इसके, क्योंकि रिक्रिएट करना, सेट्स लगाना ना वो मुश्किल हो जाता है और वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते आप, वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है, मेरे ओपिनियन में मुश्किल हो जाता है। तो वो हमने कहा यार करना तो इसी घर में शूट करना है। तो मेरी सेट का पता लग जाता है कि आपको ये सेट है? नहीं, बहुत से लोग बहुत अच्छा भी बनाते हैं इंडिया में। तितली अगर आपने देखी हो, तितली सेट्स पे हुई है शूट, नहीं लगता आपको? अच्छा, तितली हाँ देखी है मैंने। हाँ, वो काफ़ी सारी जगहों पे सेट्स हैं, उन्होंने बहुत डिटेलिंग में काम हुआ, लेकिन उनकी 5-6 महीने की मेहनत है। हाँ, ये भी हमने किया था वैसे। सही। हमने जो है ना एक मोहल्ले में घर बनाए थे, आर्ट डायरेक्शन की थी, लेकिन वो सारी चीज़ें ज़ाया हो गई हमारी। अच्छा। हाँ, बहुत पैसा लॉस हुआ उसमें, उस पर आते हैं। सही। तो अच्छा, खैर ये दरवाजे नॉक कर करके ना, अब फ़ायज़ा जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो जाके बात करती थी, क्योंकि ख़वातीन मोस्टली होती थी ना, तो वो उसको तरीके आते थे एज अ प्रोड्यूसर, उसने बहुत चीज़ें की हैं। अब मेरी वाइफ भी हैं वो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, फिर से काफ़ी टाइम हो गया। तो उन्होंने बड़ी एफर्ट की, फिर लोग मिलते गए, चैलेंजेस थे, लेकिन उसी में मज़ा आ रहा था, करते गए। बहुत सारी लोकेशंस होती थी जहाँ पे हम शूट कर रहे होते थे, और क्योंकि आप जब आप आउटडोर जा रहे हो ना, एक कंट्रोल लोकेशन में शूट करना, जैसे हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका घर है अपना, सही है, आपकी चीज़ें कंट्रोल में, और आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है, किसी और का घर है, और वहाँ के हालात, वहाँ के चैलेंजेस कुछ और हैं, ठीक है, वहाँ की ज़िंदगी कुछ और है। तो आप वहाँ फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब कोई भी उठ के अचानक से आ जाएगा और बोलेगा कि यार क्या कर रहे हो, फिर उसको ठंडा करो। हाँ। कि भाई ये हुआ है, ये वो छुपा रहे नहीं, ऐसा हुआ है। कुछ लोग आगे थे कि क्या हो रहा है, वो ठंडा किया फिर, क्योंकि परमिशन हमारे पास चाहे हर जगह की हो, लेकिन थाने में रिपोर्ट, लोकल लोग जो है ना, कोई भी उठ के आ सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो शुरू में मैंने बड़ा सीखा है इस फिल्म पे ना। शुरू में मैं बड़ा वो होता था कि नहीं यार भाई हमारी फिल्म है और मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं जाके ना उन चीज़ों को संभालूं कि मेरी साइड पे कोई मसला ना हो। फिर मुझे रियलाइज़ हो, मैंने कहा नहीं, मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए, उसके लिए टीम है मेरे पास, लोग हैं जो पीछे संभाल लेंगे। तो लोग संभाल रहे होते थे। एक सीन जो है कोरंगी में हमने शूट किया ना, तो हमें पूरी एक स्ट्रीट दिखानी थी जहाँ पे कचौरी का एक ठेला लगा हुआ है, और पीछे भी इधर भी दुकानें हैं, इधर भी दुकानें हैं, ठेले लगे हुए हैं। तो वो एक कराची की बड़ी एक उसको रिप्रेजेंट करती है, कचौरियाँ और वो दुकानें, और पूरे पीछे अगर वो सेट लगाने पे जाते हैं ना तो बहुत पैसे लग जाते हैं हमारे, पूरी गली बनाने पे जाते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो रियल जगह है ना, यहाँ की परमिशन लेते हैं, यहाँ लोगों से बात करते हैं। अब वहाँ मसला क्या होता है, जब आप सेट लगा रहे हो, आपका एक एक चीज़ आपके हाथ में है, कंट्रोल में, एक एक बंदा आपका अपना है, एक्स्ट्राज आपके अपने हैं, आप उनको पैसे दे रहे हो, आप उसको बोल सकते हो ओए इधर हो जा, उधर हो जा, ये कर, वो कर। आप रियल जगह पे आप नहीं कर सकते। और हम क्रू पूरा अपना लेके पहुँचे हुए हैं। अब वहाँ क्राउड जमा हो गया, बहुत ज़्यादा क्राउड जमा हो गया कोरंगी में भाई। सब रुमैसा को देखने के लिए, आशिर को देखने के लिए लोग आ गए। सही है। अब वो पीछे यकीन मानो मॉनिटर ना, मैं मॉनिटर के पास यूँ हूँ और मैं यूँ देख रहा हूँ, और लोग मेरे पीछे
यहाँ से यहाँ से और पता नहीं कहाँ से मुझे क्या अंडे नहीं वाला कर रहे। बर्गर। हाँ, और क्या क्या बातें नहीं कर रहे, बड़ी मुश्किल से उनको रोका हुआ है कि हमारे सीन में नहीं जाएं वो। चल सही है। हाँ और अब मॉनिटर यहाँ है, मैं सब देख रहे हैं, मैंने कहा यार मेरे को तो देखने दो। मेरे को तो अंदर लो वाला सीन। खैर मैंने फिर मॉनिटर साइड पे किया, मैंने कहा यार हमने बड़ा काम किया भाई कैरेक्टर्स पे। हाँ। मैंने मॉनिटर साइड पे किया, मैंने आशिर और उमैसा को बोला, मैंने कहा भाई रोल हो रहा है, तुम करो सीन, सही है। आई ट्रस्ट यू गाइस, करो तुम लोग। तुम लोगों ने सीन किया, मैं देख रहा था, मैंने कहा यार अच्छा कर लिया। अच्छा कर लिया, सही हो गया। वाह वाह वाह। ये डिले क्यों हुआ भाई, अब बताओ। बीच में 1 साल तक का डिले था मेरे ख्याल से। शूट पे? नहीं हाँ, शूट में भी डिले हुआ। शूट में हुआ था ना? हाँ हुआ था ना। शूट में हमारी शूट होनी थी स्टार्ट 5 जनवरी से 2022। हाँ शूट का बताएं। चलो रिलीज़ का तो समझ आता है, बहुत सारी टेक्निकल होती हैं। रिलीज़ का पहले अगर बताऊँ तो रिलीज़ ये है कि यार देखो 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। आइदर यू कैन डू इट एक्सपेंसिव, सही है, पैसे लगे और टाइम लगे और बहुत एक अच्छी चीज़ बने, सही है। इन तीनों चीज़ों में से ना 2 चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हो। सही है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हाँ आपको अच्छी चीज़ बनानी है तो आप बना सकते हो, सही है। ठीक है। ठीक है, जल्दी बना वो सकते जल्दी हो। बन जाएगी। हाँ, लेकिन अगर पैसा थोड़ा सा कम है तो टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा। हमने किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने समझे साउंड पे, कलर ग्रेड पे। टीज़र हमने थोड़ा सा जल्दी, इसलिए हमने जब शूट हमारी कंप्लीट हो गई हमने दिया ताकि एक्टर्स वगैरह सब कितने मेहनत है, थोड़े से उनको हौसला मिले, हाँ। टीम को हौसला मिले। और हम थोड़ा सा चेक करना चाह रहे थे कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हाँ। तो सिर्फ वो एक मार्केट को ना टेस्ट करने के लिए था। और उसने एक हाइप भी, प्री हाइप सी भी बना दी, तो ये अच्छा साबित हुआ हमारे। हाँ, लेट्स सी। बट ये वजह थी कि वो हमने पहले रिलीज़ किया, बट हमने उसके बाद बहुत ज़्यादा हमने फोकस किया है कि फ़िल्म को किस तरीके से, क्योंकि फ़िल्म पोस्ट में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। शूट है, पोस्ट का एक अलग प्रोसेस है, साउंड डिज़ाइन, म्यूज़िक, 3 गाने हैं हमारे, काफ़ी सारी चीज़ें ना आपको लग रहा होगा डिफरेंट, लेकिन मैंने कमाल है यार, क्या बात है। मैंने बड़ी बॉलीवुड चीज़ वाली चीज़ें की। हाँ। मैं बहुत बॉलीवुड से इंस्पायर्ड हूँ, मैं बड़ा बॉलीवुड देख के हूँ, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शाहरुख खान के तो भाई कौन नहीं फैन। तो अच्छा, हमारी थोड़ी सी बात हो रही हाँ, थी, अगर उस पर जाना है तो। जी जाते हैं। ये बॉलीवुड वाली, हाँ कि कुछ लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ। अच्छा बॉलीवुड देखते हो तुम? हाँ यानी वो समझते हैं इसका लेवल नहीं है, जैसे भी बात हो रही थोड़ी देर यार। मैं NCA जब गया पढ़ने के लिए, तो NCA से पहले ना मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में, मतलब फिल्म मेकर्स जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं ना दुनिया के, उनके बारे में कुछ नहीं पता था। वर्ल्ड सिनेमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सही है। मेरा एक्सपोजर ही नहीं था। तो इवन मैं जब वो जो उनका जो टेस्ट होता है उसमें वो एक था कि फिल्म्स के नाम थे और बड़े बड़े फेमस डायरेक्टर्स के नाम थे, उसमें ना यूँ मैच करना था कि कौन सी फिल्म किसकी है। जी। मैंने अपने हिसाब से कर दी। खैर वो बाकी चीज़ों में मैं अच्छा था, मेरा कुछ मैंने शूट की हुई थी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह NCA जाने से पहले ही, तो उनको पसंद आ गई, तो वो भी 3 सीट्स थी पूरे सीन से, तो मैं हो गया तो सिलेक्ट। खैर तो वहाँ पे भी ना, वहाँ जब मैं गया हूँ तो मैंने कहा यार मैं इनसे बात क्या करूँ, ये तो हल्के में आ ही नहीं रहे। इवन टीचर्स आमिर खान की जो बुराइयाँ करते थे मेरी हट जाती थी, मैं क्लास छोड़ के चला जाता था। मैंने कहा यार भाई हमारा हीरो है आमिर खान, और वो फिल्म से जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, मेरा बचपन गुजरा है। शाहरुख खान, आमिर खान, इवन सलमान खान, ठीक है। अब मेरे काफ़ी चीज़ों से व्यूज़ थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, मैं एक डिफरेंट सिनेमा को देखता हूँ अभी। एज अ फिल्म मेकर मैंने बहुत ज़्यादा बाहर का सिनेमा और भी एक्सप्लोर किया, और मुझे फिर जो एक रियल सिनेमा वाली चीज़ होती है ना, जो एक्सपीरियंस होता है, उसकी चस्बी आई मुझे। बट अभी भी स्टिल मैं हमेशा वो सिनेमा नहीं देखता, मैं बॉलीवुड अभी भी देखता हूँ। तो आई थिंक वो थोड़ा सा होता है जब आप फिल्म मेकर बन रहे होते हो, तो वो तमाम चीज़ें कि आपको बॉलीवुड को पीछे रख के आगे बढ़ना चाहिए। बट मुझे ये लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई मेरे काम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इवन बॉलीवुड का या जो वर्ल्ड सिनेमा तमाम जितना मैंने देखा उस सब का इन्फ्लुएंस है। सो मुझे तो जो फिल्म अच्छी लग रही है, फिल्म तो फिल्म है ना, वही बात है। हाँ, वो जो स्टाइल है उससे आप थोड़ा सा एग्री या डिसएग्री कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो कमर्शियल फिल्म भी है ना, जो कॉमेडी हो रही है उसमें जिस तरीके के कैरेक्टर्स हैं जो मैंने बात की, सही है, उन्होंने कैरेक्टर्स पे पूरा काम किया हुआ है। हाँ सही है। लगान में आप कैरेक्टर्स देखें ना, लगान ना, बिल्कुल उनके कैरेक्टर्स देखें। इवन बॉलीवुड को तो हम कुछ फिल्मों की वजह से हम बुरा बोलने लग जाते हैं, बट बहुत
बहुत पहले से वो बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स कर रहे हैं दिल से. बिल्कुल वन कर ऑफ रहे माय फेवरेट फिल्म्स. बहुत सारे नाम ले सकते हैं बिल्कुल. बहुत सारे नाम हैं. तो ऐसे बिल्कुल ये डिस्क्रेडिट करना सही नहीं होगा कि हाँ, लोगों के खैर सबके अपने अपने ओपिनियन है, बट मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादती है कि आपके पास क्या है, फिर आप चलो कनेक्टेड है वहीं से. आप हाँ मतलब रूट्स तो आपके इंडिया में ही है ना, एक ही मुल्क था ना. तो आप, क्योंकि मसला ये ना, हमने अपना आर्ट कल्चर वगैरह हम जब माइग्रेट करके आए तो हम सब छोड़ के आ गए. और आर्ट कल्चर जो है ना बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, यार क्योंकि टॉलरेंस पैदा होती है अवाम में. और उसमें बाउंड्रियाँ डालना सही नहीं है ना. आप क्या कहते हो? जब भी तो ये हाल है हमारा. सिर्फ एजुकेशन नहीं है, आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक अवाम की नशोनुमा जिसे कहते हैं. सब ट्रेड मतलब कि चलो मैं तो कहता हूँ सब ट्रेड बेशक रोक लो, पॉलिटिकली सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए. ये जो एक एक्सचेंज ऑफ आर्ट जो है ये नहीं रुकना चाहिए. मेरा तो ये रहा है. देखो वो ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. हाँ ऑब्वियसली नहीं है, मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है. हाँ. लेकिन इंटरनली ना जो एज अ सोसाइटी हमारे कंट्रोल में है ना चीज़, वो है कि हम आर्ट को किस तरीके से प्रमोट करें, जो कि हम नहीं करते. हम आर्ट को लुक डाउन करते हैं कि आर्ट्स नहीं है. जब भी तो ये हाल है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि आर्ट से बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो ना. हाँ. आपको ज़िंदगी मतलब आपके इमोशंस जो है ना, क्योंकि हम इमोशनल बीइंग्स हैं भाई. हम सिर्फ पैसा नहीं होता. आपको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरतें होती हैं, आपके इमोशंस होते हैं. आपको उनको ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, आर्ट जो है ना आपको एक्सप्रेशन देता है. जब आप अपनी बात ही नहीं कर रहे, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे अपने, तो वो ऐसे जो टॉक्सिक सोशल मीडिया हमारा हुआ है वो ऐसे निकलती है चीज़. फिर जब आप पॉजिटिवली उसको रेगुलेट नहीं करोगे, सही है, आर्ट्स के थ्रू इमोशंस को, चीज़ों को. यूरोप में क्यों है इस तरीके से चीज़ें, अमेरिका थोड़ा सा बेहतर है. अमेरिका में मसले हैं, बट यूरोप में आर्ट्स को बहुत ज़्यादा वो लोग प्रमोट करते हैं. यूरोप में तो बिल्कुल वो तो जब भी उनकी एज ए सोसाइटी ना बड़ी हेल्दी है चीज़ें वहाँ पे, एक दूसरे की बात सुनना, बर्दाश्त करना, समझना. हमारी सोसाइटी में जो बर्दाश्त नहीं है ना, लुक डाउन अपॉन करते हैं ना. हाँ. आर्ट्स को बड़ा करते हैं. हाँ. अरे तो हम इंडिया की ले रहे होते, क्योंकि भाई अब क्या करें, कज़न है या दो लड़े हुए भाई हैं, एक जैसे से तो है ना. तो एक चीज़ है, देखो मुल्क के हालात जिस भी तरह के हों, हर मुल्क में मसले होते हैं. अमेरिका सुपर पावर है तो अभी कितने मसले हैं आपको गिनवाने बैठे हैं तो ऐसे चंद ही कोई मुल्क होते हैं, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये वो जो बहुत ही खुश रह रहे हैं अपने में जॉली जॉली. हर मुल्क में मसले कुछ हर मुल्क में होते हैं ये मसले, लेकिन इतने नहीं होते. बेसिक मसलों से निकले थोड़ा. लेकिन एक बात है कि सॉफ्ट इमेज जो होती है, एक उसका एक उसका एक बाहर का एक चेहरा होता है, एक फसाड एक होता ज़रूरी है. ठीक है, वो इंडिया ने बहुत खूबसूरती से बनाया है अपने आर्ट्स को प्रमोट करते हुए. ऑफ कोर्स. अभी आप किसी गोरे से पूछो इंडिया क्या आता है दिमाग में, बोले कलर्स, ताजमहल, बॉलीवुड, क्लासिक डांस, शाहरुख खान. अब ये सारी चीज़ें आप देखें तो ये दिस इज़ ऑल बॉलीवुड, दिस इज़ ऑल सिनेमा, दिस इज़ ऑल टीवी, दिस इज़ ऑल स्क्रीन दैट ही हैज सीन. वो बात जाके नहीं करेगा मोदी की फलानी पॉलिसी और ये वो ग्राउंड रियलिटी उसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर से एक लेयर है जो कि बनाई हुई है. और इसका फ़ायदा भी होता है, बहुत इन्वेस्टर आ जाते हैं, फाइनेंशियली बड़ा फ़ायदा होता है इसका. इन्वेस्टर आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर से एक वो लेयर रखी हुई कि भाई ऊपर से तो कपड़े अच्छे पहने हैं, नहाए बेशक नहीं है, ऊपर से शर्ट तो गुची की पहनी हुई. हमारे यहाँ ये नहीं है. अभी आप पाकिस्तान सर्च करो दुनिया के किसी कोने में, सिर्फ पाकिस्तान गूगल पे लिखो, आप इंडिया लिखो गूगल पे, पाकिस्तान लिखो गूगल पे, इमेजेस जो आएंगी ना वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन है. यहाँ जो बुरी खबरें हैं वो ही आएंगी, जहाँ पे कत्ल हुआ वो आएगा. एक ऊपर वाली एक इमेज हमने उस पर काम ही नहीं किया, और वो बनती है आर्ट्स को प्रमोट करने से, जिसको हमने कभी किया ही नहीं है. बिल्कुल. जिस पे हमें काम करना चाहिए, और होपफुली जो लोग सुन रहे जो इसमें हेल्प कर सकते हैं तो वो इस चीज़ को पहचाने. आप क्या कहते हैं, ऐसा है कि नहीं? मैं 2 दफ़ा अमेरिका, मैस कम्युनिकेशन है ना यार ये. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ 2 दफ़ा मैं अमेरिका गया हूँ. वहाँ पे अभी जुलाई में दोबारा जॉन दिखाने जा रहे हैं हम. वाह वाह वाह. LA में कुछ स्क्रीनिंग्स हैं हमारी. LA उस्ताद, हॉलीवुड. माशाल्लाह. वहाँ कुछ स्क्रीनिंग्स हैं हमारी. क्या बात है. तो वहाँ पे ना अभी तक लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में ना लोग ऊँट पे सफ़र करते हैं. उफ, चेक कर लो. समझ रहे हो,
मैं कुछ अपने गोरे दोस्तों को लेके आया था पाकिस्तान, यहाँ पे उन्होंने घूमा, यहाँ आके देखा कि यार ये तो सही चलता हुआ मुल्क है, हाँ जो हमने देखा हुआ है वैसा तो नहीं है यहाँ पे। मतलब उनके जहन में जो इमेज है वो अफगानिस्तान से कुछ डिफरेंट नहीं है, उनके जहन में हाँ। पाकिस्तान का इमेज वही ना। आप नहीं दोगे ना अगर अपना इमेज आगे, हाँ तो लोग फिर अपना इमेज बनाएंगे जो उनके जहन में है। तो वही है ना, इस तरह की फिल्म्स जो इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा था वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको उन तक तो पहुंचना है ना, इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो इम्पैक्ट हमेशा Global थोड़ा आवाज़ प्रोसेस जो है ना थोड़ा सा स्लो होता है, बट इम्पैक्ट ज़्यादा आता है और फाइनेंशियली इवेंचुअली उससे फ़ायदा होता ही है। हाँ तो सॉफ्ट इमेज बहुत ज़रूरी है, हमें अपना पोर्ट्रे करें और वो इसी के थ्रू होगा। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए आर्ट्स की, डांस एज अ आर्ट फॉर्म। डांस हमने सिर्फ टिकटॉक तक महदूद कर दिया है, हाँ सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि टिकटॉक पे जो कंटेंट आता है सारा आप सही है, आप एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते आर्ट को। आप चलो डांस पे आते हैं, आपके कल्चर का तो हिस्सा है ना? बिल्कुल है। जैसे सिंधी डांस होता है, बलोची डांस होता है, पंजाबी हमारी भंगड़ा शादियों होता पे है, डांस होता अब है। शादियों में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हाँ। आपने कभी प्रॉपर तरीके से कोई उसको रिप्रेजेंट नहीं किया? रिस्पेक्ट नहीं करते ना, रिस्पेक्ट नहीं करते उसको। आप फिल्म्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपने देखनी है, आप देखनी डांस की नहीं रिस्पेक्ट करते, आप किसी चीज़ की गाने respect कोई नहीं अच्छा गाता कहता है कि जो अच्छा कोई गाता है उसे बोलते हैं सिग्नल पे खड़ा हो जा, कमाई कर लेगा काफ़ी। तो एक स्ट्रगलिंग सिंगर की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, फिर सुनते भी सारे करते। बिल्कुल। अंदर है, कबूल नहीं करना। इसकी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। वो क्या वजह है? ये वजह मैं आपको बाद में बताता हाँ कुछ मुझे भी पता है लेकिन कुछ हूँ। बहुत बड़ी वजह है। मैं इस चीज़ के बारे में ना हाँ काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी के बारे में सोचा हूँ, इसके बारे में भी सोची है मैंने, तो कुछ नतीजों पे मैं पहुँचा हूँ। हाँ फिर बहुत सारी बातें होती है जो अभी फिल्म आ रही है हाँ, उस जो पे कह रही रहते हैं ताकि हाँ वो देख थोड़ा- लें, वो दिन देख लें हम। हाँ लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, चलो हाँ अच्छा हम है। अपनी कोशिश कर हम रहे हैं। अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। हम्म। शूट के दरमियान जो एक डिले हुआ था उसके अंदर एक बड़ा खौफनाक किस्म का एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं चाहूँगा आप लोगों से शेयर करें, और मैं भी थोड़ी डिटेल्स जानना चाहूँगा। हमारी बात नहीं हुई ना इस बारे में। इस पे बिल्कुल नहीं हुई बात, आपने बड़ा तसल्ली दी थी बाकी एक्टर्स को भी, तो ये ज़रा बताएं कि क्या हुआ था। यार देखो, कराची में रहते हुए ना हर किसी के साथ काफ़ी कुछ हुआ है। अब सही फिल्म की हमारी शूट थी 5 जनवरी जैसे मैंने बताया आपको, 2022 आई थिंक, ठीक है। अब मैंने ना लोकेशन एक इलाका मैंने अपना सेलेक्ट किया, चूज़ किया कि यहाँ पे तकरीबन शूट्स होंगी, तो वो तमाम लोकेशन ना करीब करीब थी। उससे फ़ायदा ये था कि हमें काफ़ी कॉस्ट हमारी बच रही थी, चीज़ों में मैनेज करना आसान था। सही है। तो हमने 3-4 घर रेंट पे ले लिए, सही है, और वहाँ पे हमने आर्ट डायरेक्शन तमाम चीज़ें शुरू कर दी उस इलाके में। और ये वही इलाका है जहाँ मैं पैदा हुआ, मैं रहा, सही है। तो वहाँ की मुझे चप्पा था, वो मेरे कंट्रोल में चीज़ थी, अगेन कंट्रोल्ड एक जगह थी, ठीक है। अब मैं बड़ा एक्साइटेड, फिल्म फाइनली शूट होने जा रही है, स्टार्ट होने जा रही है। आप भी बड़े एक्साइटेड होंगे, आप आ रहे थे लाहौर से। तो 29 दिसंबर 2021, सही है, मैं पूरा चेक करके आर्ट वगैरह का काम हो रहा था, पेंट हो रहा था घरों में, वो निकल के मैं वहाँ से जा रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं बड़ा एक्साइटेड था। तो मैं मोबाइल में मैप वैप लगाया, मैंने कम्युनिकेट किया कि मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। सही है। तो मैं निकलता हुआ मोबाइल में ऐसे ही देखता हुआ जा रहा हूँ, और फिर मैंने कहा कुछ म्यूज़िक वगैरह लगाते मैं सर्च कर रहा हूँ। तो एक रोड आता है बड़ा सुनसान सा, क्योंकि कोस्टल एरिया है ना जहाँ पे ये तमाम लोकेशंस हैं, बीच में एक बड़ा सुनसान से एक सड़क आती है। तो वहाँ वही सामने से 2 बंदे आ गए बाइक पे। आपने गाड़ी खड़ी रखी थी? काफ़ी गाड़ी चल रही थी, थोड़ी स्लो थी। सही है। तो थोड़ा सा क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड था, मीटिंग थी, फिल्म चल रही है, जहन में ना बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो अचानक से 2 बंदे आ गए। अब ये मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ था, इससे पहले 2 दफ़ा हो चुका है। सही है। लेकिन इससे पहले ना मैं थोड़ी ज़िंदगी में एक डिफरेंट स्टेज पे था, बाइक पे था, स्ट्रगल कर रहा था। अब ये कि मेरे अंदर ना काफ़ी कॉन्फिडेंस था, पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस आता है। तो पैसा था, फिल्म बन रही थी, गाड़ी थी। मैंने कहा यार आए हैं ये लोग, मैंने तो गाड़ी भगानी है और इनके ऊपर चढ़ानी है और निकल जाऊंगा ना मैं। ये चीज़ मैं सोचने लगा वहाँ से, क्योंकि मैं 2 दफ़ा हुआ यार, बड़ा ट्रोमेटिक होता है जब कोई आए आपका पिस्तौल दिखाए और आपको बोले यार अपनी तमाम चीज़ें दे दो मुझे, और आप बेबस कुछ नहीं कर सकते आप। तो उस टाइम मैंने मतलब बाद में बंदा सोचता है यार मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। तो जब तीसरी दफ़ा हुआ ना मेरे साथ, मैंने कहा नहीं यार ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे। खैर वो प्रोसेस करने में ना इतना टाइम लग गया कि वो
आ गया, मैंने उसके लिए शीशा भी नीचे कर दिया गाड़ी का, और उसकी गन मेरे ऊपर, बोलते दे भाई। अब उसको पूरी मुखबरी थी, मेरे पीछे लगे हुए थे वो, क्योंकि हम 3-4 हफ्तों से वहाँ पे आ रहे थे, टीम आ रही थी, काम हो रहा था, लोकेशन देख रहे थे। तो उसको पता था कि इसके पास मैकबुक प्रो है और पैसे होंगे, कुछ कैश भी था, मोबाइल भी है। आईफोन लिया था मैंने वही दुबई में जो पैसे कमाए मैंने, फिर आईफोन जो लेटेस्ट था उस टाइम पे वो मैंने लिया हुआ था। तो उसने बोला दे दे भाई। अब सबसे पहले तो मोबाइल की बारी होती, मोबाइल सामने पड़ा हुआ था डैशबोर्ड पे, मैं उठा के ना, अब मैं जहन में मेरे चल रहा है कि यार क्या करूं, भगाऊं नहीं भगाऊं। मैं मोबाइल देने लगा, मैंने कहा नहीं यार, फिर मैंने रखा, फिर मैंने दिया, फिर मैंने रखा, फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने रखा, फेंका मोबाइल, और मैंने कहा भगाओ। जब मैंने गाड़ी भगाई है, थोड़ी सी आगे गई है, आवाज़ आई मुझे ठस, और जैसे फिल्म में अक्सर आप देखते हो ना कि बिल्कुल एक स्लो मोशन हो गया सब कुछ, एक गोली की आवाज़ मुझे सुनाई दी है, और फिर समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। गाड़ी ना आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंट्रोल से बाहर जाने लग गई, साइड पे झाड़ियाँ थी, मैंने कहा गाड़ी जा रही है झाड़ियों की तरफ स्लो मोशन में, और मुझे पूरी ज़िंदगी मेरी ना रिवाइंड हो रही है, कैसे मुझे ख्वाब था बचपन से कि मैंने फ़िल्म बनानी है, और मैं फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ। और फिर मुझे हिट किया कि यार गोली लगी है, उफ, तो गोली मुझे लग चुकी थी उस टाइम पे। फिर वहाँ पे मैंने अपने आप से बात करना शुरू की, मैंने कहा नहीं, गाड़ी कंट्रोल से बाहर जा रही है और झाड़ियों में जा रही है, और समझो एक जैसे फेड आउट नहीं हो रहा होता वैसे फेड आउट हो रहा है। फिर मैंने जिस्म को अपने कड़क किया, अल्लाह मियाँ की तरफ से होता है, अल्लाह ने हिम्मत दी, मैंने कहा नहीं लेट्स फाइट, मैंने गाड़ी भगाई। अब मैं पीछे रियर व्यू में देख रहा हूँ कि आप हरामी पीछे तो नहीं आ रहे थे। मैंने भगाई है फुल स्पीड में। लकीली मेरे एक दोस्त का घर है, वो भी वहीं इलाके में रहता था, तो उसको मैंने कॉल की, वो था खैर काफ़ी दूर था, कोई 7-8 किलोमीटर्स तो आई थिंक होगा। मैं भगा रहा हूँ गाड़ी और मैंने उसको कॉल की, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से पीछे से निकल गए थे, कितना पीछे आएंगे। मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, मैंने कॉल की, मैंने कहा यार जानी किधर है, तो वो अपनी मस्तियों में लगा हुआ है, हारिस हाशमी और महमूद जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो अपनी मस्तियों में लगे, मैं साथ ही थे दोनों, शुक्र है। तो उनको मैंने बोला गोली लग गई है, तो वो हंस रहे हैं, यकीन नहीं कर रहा ना कोई। मैंने कहा नहीं जानी सच्ची में ये सीन हुआ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सर्दियों का टाइम था, दिसंबर था, तो मैंने बड़ी मोटी सी एक लेदर की जैकेट पहनी हुई थी, बड़ी कूल सी। तो मैंने कहा यार मैं तेरे घर जा रहा हूँ, तू वहाँ पे ना सबको बोल दे। मैं उसके घर पे गया, मैंने गाड़ी लगाई, गाड़ी से मैं उतरा, अंदर गया, वो उसके अब्बू बैठे हुए थे, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो असल में गोली लगी है। माय गॉड। तो मैंने जैकेट उतारी, उस टाइम मैंने पहली दफ़ा देखा यहाँ पे ना बीच में सीने के सुराख, खून निकल रहा है। अब उसकी अम्मी हारिस हाशमी के ना, उन्होंने देखा, उन्होंने चीख मारी, वो डाउन। अब वो फ़ोन पे बात करें कि ये गया। हाँ तो भाई उनकी अम्मी ने देखा, तो उन्होंने बोला यार ये तो हालात संगीन है। अब मुझे याद है कि फायर हुआ था और एक गोली की आवाज़ मुझे लगी है, सही है, लेकिन प्रोसेस नहीं कर पाया मैं कि क्या सीन हुआ है क्या नहीं हुआ। तो यहाँ सीने से ना खून निकल है, सुराख है यहाँ पे, और एक हाथ पे इधर, ठीक है। तो अब दोस्तों ने बड़ी हिम्मत की, उन्होंने भाई फिर अपने भाई को बोला, वो आए, जितना जल्दी हो सका उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा के, एक तो नियरेस्ट, क्योंकि एम्बुलेंस वहाँ पे ऐसा इलाका एम्बुलेंस नहीं आ रही थी, मुश्किल से आ रही थी। अच्छा। तो वो ट्रैफिक से निकलते निकलते पहुँचे एक जगह फ़र्स्ट एड के लिए। अब फर्स्ट एड जहाँ पे मैं करवा रहा हूँ वहाँ पे भी यार उनके तो डेली का सीन है, वो बोलते हैं हाँ भाई क्या हुआ, कैसे लगी, क्या हुआ। और सारे जो मेरे दोस्त थे ना सेट वाले, वो भी आ गए थे, सब बेचारे परेशान, आगे पीछे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। और मैंने कहा भाई मुझे तो पकड़ो, मैंने कहा भाई मुझे पकड़ो, यहाँ पे मेरे साथ तो रहो। तो खैर उसने यहाँ हाथ पे पट्टी कर दी और यहाँ पे कर दी। वहाँ से फिर एम्बुलेंस में जब बैठे हैं तो तब मुझे तब तक मैं बिल्कुल तेज़ भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। इवन जो मैं फर्स्ट एड के लिए गया ना तो ट्रैफिक बहुत जैम था, तो मैंने कहा यार पैदल चलते हैं, उतर के ना टाइम बचाते हैं। मुझे बस एक चीज़ थी कि यार मैंने ये फ़िल्म बनानी है, तो उसके लिए मैंने फ़ाइट किया। मैंने कहा नहीं यार। तो जब हम फिर जिना लेके गए, सबसे जल्दी वहीं पे आपको जो है ना इस तरह की चीज़ों के लिए एड्रेस किया जाता है। एम्बुलेंस वालों को यह सलाम है। जो भगाई है उसने, ओए होए होए, बीच में रक्षा आ रहे, रक्षे वाले को उठा के साइड पे किया है उसने, और ट्रैफिक से किस तरीके से निकाली है।
फ़ौरन पहुंचाए। और वहाँ पे जिन्ना वाले भी इस तरह के केसेस के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़। मतलब जब मैं एम्बुलेंस से उतरा हूँ, मुझे स्ट्रेचर पे डाले और जिस तरीके से उन्होंने भगाया है ना, मैंने उनको बोला भाई थोड़ा आराम से जानी, गोली लगी है यार, थोड़ा तरीका करो। बट ये कि फिर वहाँ पहुँचे, मेरे अब्बा अम्मा को बुला लिया, तो फिर एक्सरे जब हुआ वो बड़े परेशान सारे। एक्सरे जब हुआ तब थोड़ी तसल्ली हुई। तो गोली यहाँ लगी हाथ पे पहले, सही है, फिर यहाँ से निकली, फिर यहाँ अंदर चेस्ट में, और फिर यहाँ से निकली। यहाँ से निकल गई थी या फंस गई थी? निकल गई थी। निकल गई थी। तो वो जो सुराख था ना मेन, हाँ, वो यहाँ से एग्जिट का था। अच्छा। तो फर्स्ट एड भी जहाँ पे हुई ना, वो तकरीबन वहाँ से भी 1 घंटे का सफ़र था। उससे पहले भी मैं 1-1.5 घंटा मुझे लगा वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके जाने में, फिर हेल्प लेने में, फिर आगे पहुँचने में। तो ब्लड लॉस काफ़ी हुआ था। तो बुलेट जब लगती है ना, तो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है ब्लड लॉस की वजह से होता है। और एक तो बुलेट फंस जाए, अब अल्लाह ने करम किया कि निकल गई, आर पार हो गई। सही है। और ये कि बड़ी एक डॉक्टर ने, मतलब फिल्मी सीन है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि यार माँ की दुआएं तुम्हारी, मतलब जिस तरीके से जो था ना, एक मतलब उसने तो मार दिया था अपनी तरफ से, बट बस अल्लाह ने बचा लिया। हाँ, तो ये सीन हुआ कराची का, ये गेम है। बट बड़ा लव हेट रिलेशन है कराची के साथ। मैं अब जाके ये पूरी तरीके से ये स्टोरी सुनी है, और इस दौरान हमें एक्टर्स को कुछ नहीं पता था यार, वही ना हाँ, ताकि हम डर ना जाएं। आपने हमें बोला था कि क्या हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, तो अभी शूट डिले हो जाएगा। यार आपको नहीं समझ आता ना इस तरह की जब चीज़ होती है। हाँ, मैंने ना बचपन में बहुत कत्ल व गारत देखी है। मतलब मैं 10 साल का जब मैंने पहला मर्डर देखा अपनी नज़रों के सामने, मतलब एक मस्जिद के बाहर एक बंदा, उसको कोई शूट करके गया था, कोई दुश्मनी थी ख़ानदानी, तो वो लाश उसकी पड़ी हुई है, यहाँ सर पे गोली लगी थी, और मैं देख रहा हूँ। और उसका जो पोता है वो उसके साथ बैठा हुआ और चीख मार के रो रहा है। वो बहुत वाक़यात इस तरह। मैं गली में 1-2 और लोग थे जिनको ये जब वाक़यात चल रहे थे कराची के तमाम, लेकिन जब किसी और का गोली वाला ज़ख़म देखना और अपना देखना ना, बहुत फ़र्क होता है। बट कहीं ना कहीं मतलब इसके बाद मेंटली भी बड़ा एक चैलेंज रहा उस चीज़ को करने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें ना, मतलब ट्रॉमा जो है ना आपका, बड़ा मुश्किल होता है उससे रिकवर करना। बट कहीं ना कहीं जितना मेरा एक्सपोजर था ना वायलेंस के साथ, जो मैंने देखे थे, इस तरह के मर्डर्स देखे, लाशें देखी, उससे मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग था। वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं उस टाइम फेड आउट हो रहा था, या मैंने ज़ख़म अपना देखा, अपना खून निकल रहा है, तो मुझे तो नहीं पता था कि भाई आगे क्या होना है। या आपको ये भी तो नहीं पता था गोली छू के गई, या क्या पता, आपको ये भी तो लग सकता है कि गोली अंदर नहीं, वो हाँ, ये लग सकता है कि यहाँ से एंटर हुई है, कहाँ से हुई है, वो तो खैर उस टाइम, लेकिन जिस्म साथ दे रहा था। सर्वाइवल मोड जो है ना, अल्लाह ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है आपका, माशाल्लाह। तो आप हिम्मत करो तो हो सकता है। लेकिन मोस्टली लोग जो है ना, जो डर और खौफ उसकी वजह से जब आप गिव अप कर जाते हो ना, तो आपकी क्योंकि ब्लड लॉस और वो तमाम चीज़ें, उसको रेगुलेट किस तरीके से बॉडी कर रही है, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना होता है। तो वो एक्सपोजर भी था। उसके बाद सबसे बड़ी मोटिवेशन थी ज़िंदा रहने की, फिल्म। हाँ, तो उसके थ्रू ये कि हिम्मत हुई। बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है भाई। जब भी मैं कहता हूँ कि यार कुछ काम ऐसा करो ना, इतने करीब से मौत को देख के आता है इंसान, तो बोलता है यार क्या पैसा, क्या चीज़ें, इम्पैक्टफुल काम करो यार। जो आप कह रहे थे ज़िंदगी छोटी है। हाँ बिल्कुल, उसमें इस इंसिडेंट का भी हाथ होगा। और इस इंसिडेंट की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ फिल्म को भी। उसके बाद मैंने दोबारा फिल्म लिखी। ये तमाम चीज़ें, जो चीज़ें फिल्म में भी बताई गई हैं, थीम्स हैं, वो एक्सप्लोर की हैं, वो तमाम चीज़ें थी। लेकिन इसके बाद मुझे मज़ीद डेप्थ मिल गई एक, कि कोई किसी की जान लेता है तो क्यों लेता है। किसी की जान लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। वायलेंस के बारे में क्या चीज़ें हैं, क्या फ़ील होता है, वो बड़ा उसने खोल दिया उस वाक़ये ने। प्रोडक्शन में भी हेल्प हुई कि टाइम जो लगा थोड़ा, उसके बाद 3-4 महीने और डिले आए। तो वो पहले हम लिमिटेड सोच रहे थे कि यार ये लोकेशन ये हमारे लिए आसान है, कंट्रोल जगह है। फिर हम निकले नहीं यार, हमें किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमने पूरे कराची में मुख्तलिफ लोकेशन पे शूट की। पैसे थोड़े ज़्यादा लगे, क्योंकि जब आप लोकेशंस आप इस तरीके से इतना एक लोकेशन चूज़ करके कर रहे हो, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, तो मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक सबके लिए बेहतर हुआ। आप हमें एक घर में भी लेके गए थे शूट के लिए, जहाँ से मुझे याद है। फिर उस घर में शूट नहीं हुआ था शायद, है ना? तो वहाँ से आप मुझे खिड़की से दिखा रहे थे कि यार यहाँ पे कोई प्रॉपर जो है ना
एक क्या बोलते हैं जंग चल रही थी पुलिस वालों की और यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनकी, इधर से गोलियां आ रही थी उधर से गोलियां आ रही थी। मेरे दिमाग में वो एक वीडियो चल रही थी कि आप अपने बचपन में ये सब कुछ कैसे देख रहे हो सामने और इसने क्या क्या असर छोड़े होंगे इस बार आपके दिमाग पे। तो आप कराची से आपका है ताल्लुक़, या मैंने जैसे भी जो भी कराची के लोग देखे हैं उन्होंने बहुत वायलेंस देखा है, बिल्कुल शदीद वायलेंस देखा है। और फिर उनकी सोच में भी ज़ाहिर सी बात है, जब इतना कुछ देख लेते हो सोच में भी काफ़ी फ़र्क आता है। मैं पंजाब में काफ़ी अरसा रहा हूँ, तो वहाँ तो ऐसा सीन नहीं है, इतना कोई वायलेंस नहीं है। वहाँ पे मैं सिर्फ बातें बताता हूँ तो लोग हैरान हो जाते हैं। एक पॉडकास्ट थी जुनैद अकरम की और ताबिश की, घंटे 1.5 घंटे की पॉडकास्ट है, कराची के पुराने हालात पे वो बातें कर रहे हैं। और जब आप वो सुन के आते हो आपको एक तो कराची से प्यार हो जाता है कि उसने क्या क्या देख लिया है, और कराची के लोगों से एक एम्पैथी क्रिएट हो जाती है कि यार किस किस चीज़ से गुजरे हैं और कितना मतलब ये सरवाइव करें। बिल्कुल। तो वो फिर मतलब एक वो एहसास होता है कि यार वाई स्टिल कराची इज़ लाइक दिस, और क्यों नहीं कोई हेल्प करने आ रहा है, क्यों कुछ हो क्यों नहीं रहा। ये कब तक आप ये सुनते रहोगे कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। बट अगेन बहुत सारी चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लीडर्स को बोलें, इसको बोलें, उसको बोलें, लेकिन हर इंसान के जो कंट्रोल में चीज़ है ना, जब भी मैं आर्ट्स पे इतना है कि आर्ट्स के थ्रू आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, फिल्म्स के थ्रू आप डायलॉग क्रिएट कर सकते हो। मैंने इस फिल्म में ना मतलब ये तमाम चीज़ें बैकग्राउंड हैं, लेकिन इस फिल्म में मैंने ये कोई मैसेज नहीं देना चाह रहा, मैं कोई मोरल नहीं है फिल्म का, ठीक है, बट आई थिंक फिल्म शुड स्टार्ट कॉन्वर्जेशंस। तो जब आप जॉन देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होगी, क्योंकि जब कॉन्वर्जेशन होती है ना तभी आप किसी नतीजे पे पहुंचते हो, कुछ आप सीखते हो, व्यूज़ आपको डिफरेंट पता चलते हैं ना। आपस में बात करना ज़रूरी है बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में, बजाय कि मतलब आपने कोई कंक्लूजन दी हो, आपने ऐसा छोड़ा है कि लोग बातें करें और खुद ही अपने कंक्लूजन पे खुद ही आए। क्योंकि मैसेज आप दोगे ना तो प्रोपेगेंडा फिल्म हो जाएगी। हाँ, एक साइड की हो जाएगी। हाँ, एक साइड की हो जाएगी, प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए फिल्म में। तो आप अपने व्यूज़ प्रेजेंट करो, मैंने किए हैं प्रेजेंट अपने व्यूज़, बट ऐसा नहीं है कि मैसेज है। फिल्म है भाई, एंजॉय करो, जाओ देखो, एक्शन है, थ्रिल है, मज़ा आएगा आपको। तो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। हमने जॉन के पूरे जो है पोस्टमार्टम कर दिया और उसके मतलब किस किस हम चैलेंजेस से गुजरे हैं, बाबर किस चैलेंजेस से गुजरा है एज ए डायरेक्टर, या मैं किस तरह से, या जो भी कास्ट है, या जो भी ये प्रोसेस किया है, इट वाज नॉट इजी फॉर एनी ऑफ अस, इट वाज नॉट इजी। ये तो खुल के हम बोल सकते हैं क्लियरली। तो आप इसके जज हो गए और मतलब हम आपको यही कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा हमने आपके लिए प्रोडक्ट बनाया, वी हैव गॉन थ्रू सो मच। तो एक फेवर रिटर्न इसी तरह से होगी कि आप उसको एक वॉच दे दें, जाके उसको आप देखें। और ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे रिव्यूज़ दें, ये दें, आप देखें, आप खुद फैसला करें, और आपको अच्छी लगे तो लोगों को भी वर्ड ऑफ माउथ से फैलाएं और इसको फुल सपोर्ट करें, ताकि और भी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं। बाबर हैवी डायरेक्टर बन जाए, हमें और भी फिल्म में ले लें, समझ रहे हो। तो आई होप 14 जुलाई आप मार्क कर लें कैलेंडर्स पे। तो इंशाल्लाह फिर फिल्म जब आएगी उसके बाद फिल्म की बातें आपसे खुल के करेंगे फिर। हाँ, फिर खुल के करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू बाबर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई। ऑलवेज अ प्लेजर नोइंग यू, मीटिंग यू। थैंक यू सो मच।